गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आज के प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद और बात करते हैं सबसे पहले ठंडे ठार मौसम की। ठंडा ठार मौसम ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि बलूचिस्तान में भी है। जिधर देखें आपको कहीं पे बर्फबारी नजर आएगी, कहीं पे टेम्परेचर माइनस में जा रहा है। इस्लामाबाद में माइनस बिल्कुल नहीं है। कल जो मैंने कहा था ना, मेरा वहम था, क्योंकि जब हवा तेज चल रही होती है शुएब तो जाहिर है ज्यादा ठंड। मैंने इसलिए आपसे कहा था वो रियल फील हो सकती है, हाँ। लेकिन जरा टेम्परेचर उतना ड्रॉप नहीं हुआ था। बट जहां टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है उसकी बात करते हैं। आपने जिक्र किया बलूचिस्तान का, तो लेकर चलते हैं नाज़रीन को बलूचिस्तान, जहां सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं। बर्फबारी वहां पर हुई है, कई मकामात पर बारिश हुई है और नुक्ता इंजमात से कम दर्जा हरारत से वहां रहने वालों के लिए खासी परेशानी का सामना है। जाहिर है जो ऐसे ठंडे इलाकों में रहते हो, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहां बर्फबारी हो, वहां पे फिर मामूलतन जिंदगी दरहम बरहम हो जाती है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ऑफिस जाना मुश्किल होता है। देखिए, हम दोनों के जहन में बच्चों का स्कूल पहले आया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तालीम का सिलसिला आगे बढ़ता रहे। तो इतनी ज्यादा सर्दी में छोटे बच्चे भी बेचारे जम जाते होंगे। और एक और मसला सर, जो इस दफा हुआ, चूंकि आपको याद है हमने 2-3 रोज पहले जिक्र किया था मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम का। और इंसदाद पोलियो मुहिम भी मुतासिर हुई है बर्फबारी की वजह से, चूंकि बहुत सी शराहें बंद हुई हैं। क्वेटा से वकार अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है कि वहां पर क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन आपको दिखाते हैं। कोयटा पर कराची और ईरान बॉर्डर जबकि खोजक टॉप पर मुसलसल बर्फबारी से कोयटा कंधार शाहराह पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर हुई। हैवी मशीनरीज के साथ पीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लिवीज ने मुसलसल बर्फबारी में भी सड़कें बहाल रखने के मिशन को जारी रखा। 18 जनवरी से कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन, मस्तूम, तोबा चकजई और शुमाली बलूचिस्तान के कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला सुबह सवेरे शुरू हुआ और रात गए तक जारी रहा। जियारत, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, खानूजई और कलात में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के बाद सर्दी में कदरे कमी भी आई, लेकिन साइबेरिया या कंदहार से आने वाली बर्फीली हवाओं से दोबारा भी शदीद सर्दी का कभी इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे में बलूचिस्तान के सर्द तरीन मुकामात में ज़ियारत -5, कलात -3, कोयटा और योब में टेम्परेचर -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मुकामी तौर पर दिसंबर की 20 तारीख से 30 जनवरी का दरमियानी पीरियड बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और सीस्तान बलूचिस्तान ईरान में चिल्ला सियाह से जाना जाता है। चिल्ला सियाह ये वो सीजन है जिसमें सफर से गुरेज का कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में ही बर्फबारी और बारिश के साथ पारा नुक्ता इंजमात को क्रॉस कर जाता है। पीडीएमए की तरफ से भी लोगों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की जा रही है। वेदर चैलेंज सख्त है, लेकिन कौम के मुस्तकबिल के लिए सूबे भर में इंसदाद पोलियो मिशन रुका नहीं। पहाड़ी इलाकों में घुटने घुटने बर्फ भी गुमनाम हीरोज को बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने के कौमी मिशन और अखलाकी फरीजे की अदायगी से न रोक सकी। वकार अहमद, पीटीवी न्यूज, कोयटा। नहीं जी, मौसम अच्छा है, आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। दीगर इलाकों में भी जो लोग मौजूद हैं मुल्क के, मतलब कश्मीर की बात हो, जीबी की बात हो, और इवन जो मैदानी इलाकों में भी लोग हैं, वहाँ पर भी सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। तो सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, गर्म लिबास का इस्तेमाल करें, खाना पीना अच्छा रखें और कोशिश करें कि आपको फ्लू ना हो, क्योंकि कोविड का भी खतरा दोबारा से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसलिए एहतियात करनी है और बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है ताकि इस चेन को हम ब्रेक कर सकें। किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को जब हम कहते हैं ना कि उसका ग्राफ हमें नीचे लेकर आना है, तो हम सबको उसके लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स करनी होती हैं। इदारा तो काम कर रहे होते हैं, बट इंडिविजुअल एफर्ट्स भी करनी होती है। अपने रोजमर्रा मामूलात में थोड़ी चेंजेस लानी होती हैं। चलें बढ़ते आगे। इकोनॉमिक जो क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान में है, हम उसकी बात करते हैं। कैसे पाकिस्तान उस इकोनॉमिक क्राइसिस को डील कर रहा है, कैसे अपने खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर हम इस पर काबू पाना चाहते हैं और पा रहे हैं। तो बहुत अहम डेलीगेशन है, रशियन डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, उसकी हम बात कर लेते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया और आलम इस्लाम में रूस का अहम पार्टनर करार देते हुए दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में रूस की भरपूर दिलचस्पी का अदा किया। रूसी सदर का ये खुसूसी जो पैगाम है जो हमने आपसे शेयर किया है कि रूस के वज़ीर तवानाई जो हैं वो अपने वफ्द के हमरा जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने ये पैगाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को पहुंचाया। और ये जो डेलीगेशन की पाकिस्तान में मौजूदगी है शुएब, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि बहुत सारे शोबों में ताउन पे बातचीत चल रही है। तिजारत की बात हो, इक्तिसादी तरक्की की बात हो, इसके अलावा हम तेल और गैस के ज़खायर की तलाश की बात करें, इस पर भी उनसे बातचीत चल रही है। टेक्नोलॉजी और साइंस की बात हो रही है, ज़राअत के शोबों में बात हो रही है, गंदम की बात हो रही है। एग्जैक्टली ये वो
सारी चीज़ें जो पाकिस्तान का इस वक्त प्रायोरिटी कंसर्न है, जो वो चीज़ें जो इस वक्त तमाम की ज़रूरत की हैं, क्योंकि फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हुई। आने वाले सीज़न के लिए गंदम की बवाई होनी थी, क्योंकि इलाकों में पानी खड़ा था, वो ना हो पाई, तो इसलिए गंदम के लिए भी, और फिर LNG इस वक्त हमें ज़रूरत है, इस पर भी बात हो रही है। फिर ट्रेड बढ़ाने के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जो मुलाकात थी वज़ीर तवानाई की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से, ये इसलिए भी अहम थी, और इस मुलाकात में रूस से पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दत बुनियादों पर तेल और गैस की फराहमी पर तबादला ख्याल हुआ है। ये जो कॉपरेशन होगी ये लॉन्ग टर्म होगी, और इसके अलावा जो पाइपलाइन से मुतालिक उमूर थे इसका भी जायज़ा लिया गया, क्योंकि ऑलरेडी ईरान, अफगानिस्तान और इस रीजन में जितने भी जो पाइपलाइन मंसूबे हैं वो भी चल रहे थे। और रशिया क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी उसकी अहम है, और फिर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी बड़ी अहमियत रखती है अपनी जगह पे। तो मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बात करते हैं, तो ये जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस होती हैं, एक दूसरे के पोजीशंस को यूटिलाइज करना, एक दूसरे के साथ पोटेंशियल को यूटिलाइज करना, एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और देखें सलमा, एक तसलसल है कि वज़ीर आज़म साहब की व्लादिमीर पुतिन साहब से मुलाकात होती है समरकंद में 2022 में, बड़ी अहम मुलाकात होती है, उसमें ज़्यादा चीज़ें आगे की तरफ जाती दिखाई देती हैं। फिर अभी दिसंबर में पाकिस्तान का डेलीगेशन जाता है रशिया में, और वहां पर जाकर जब ये सारे मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें ये चीज़ सामने आती है कि रशिया पाकिस्तान को 1 लाख बैरल क्रूड ऑयल पर डे के हिसाब से दे सकता है। और ना सिर्फ हम ऑयल की बात करें, सामने खुद जिक्र भी किया आप ज़राअत के शोबे में कैसे हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। ज़ाहिर आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता गंदम की किल्लत का सामना करना पड़ता है तो कैसे रशिया हमारा साथ दे सकते हैं। तो ये सारे मामले पर जब हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड रशिया, तवानाई, तेल और गैस की तलाश की जब हम बात कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ज़राअत की बात कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ शोबे में जो ताउन है कैसे हो पाएगा, और डेलीगेशन का यहाँ पर आना कितना अहम है। इस हवाले से राना इफ्तिखार अहमद साहब ने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है इस विजिट को लेकर, तो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के तजारत, इक़्तिसादी अमूर, साइंस और तकनीकी शोबों में ताउन के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, जिनमें दोनों मुल्कों के नुमाइंदों ने तवानाई, तेलो गैस की तलाश, ज़राअत, मालियात, तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम, सनत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, मुवासलात, पोस्टल सर्विसेज और रेलवे के शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया, और कई शोबों में वर्किंग ग्रुप्स कायम करने पर भी इत्तफाक किया गया। रूस पाकिस्तान को अपना दोस्त समझता है और बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिस पर हम जॉइंटली काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये ताल्लुकात हमारे डेवलप होना चाहिए मज़ीद। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं समझता हूँ कि अगर हमने इसको अवेल कर लिया तो रशिया की ट्रेड एक्टिविटीज़ हमारे साथ जो बहुत कम है, कुछ मिलियन डॉलर्स की हैं, वो बढ़ के हम इनको कई बिलियन डॉलर्स के ऊपर लेके जा सकते हैं। We think that there is a big potential for cooperation in terms of researches for oil and gas and critical minerals. And I have very positive ideas and expectations from the results of these meetings and discussions. पाकिस्तान रूस बिजनेस फोरम का इजलास भी इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान और रूस के कारोबारी अफराद ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। We are ready to often to cooperate with Pakistani companies. We think is very important is that we would like Pakistani companies to become part of our technological framework. एनर्जी सेक्टर के रेफरेंस से हमारी डिस्कशन हुई है डिफरेंट R&D प्रोजेक्ट्स पे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे। जो रिसर्च प्रोजेक्ट हम रशियंस के साथ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, जिसका हमने प्रपोजल दिया है, उससे पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन्हांस होगा। हायर एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी पे जो कोऑपरेशन होना है दोनों मुल्कों का, उस पे बड़ी डिटेल डेलीब्रेशंस हुई हैं। उनकी तरफ से ये हमें आगाह किया गया कि उन्होंने हायर एजुकेशन पे अब स्टूडेंट्स के लिए 50 के लगभग स्कॉलरशिप्स रख लिए हैं, जो पहले ज़रा कम थी तादाद। रूसी वफ्द के अरकान ने कहा कि रूस और पाकिस्तान एक दूसरे को बहुत सी मसनूआत दरामद और बरामद कर सकते हैं। पाकिस्तानी सरमायाकारों ने कहा कि रूस एक बड़ी मार्केट है जिसमें पाकिस्तान दाखिल होने जा रहा है। चलें जी, बड़ी मार्केट है, ज़बरदस्त किस्म की कोऑपरेशन चल रही है, और पाकिस्तान और रशिया की जो पार्टनरशिप है, आई होप कि इसमें बहुत सारी जहतें अभी हमें देखने को मिलेंगी। बातचीत का सिलसिला जारी है, डेलीगेशन पाकिस्तान में भी मौजूद है, अहम मुलाकातें हुई हैं, और अभी इससे मुतालिक मज़ीद जो खबरें आएंगी हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते रहेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी की।
बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि लोग उनको खराज तहसीन तो पेश करते हैं, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार तो करते हैं, लेकिन उसके अंदाज मुख्तलिफ होते हैं और कभी कभी वो इतने दिलचस्प होते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। बहुत सारे लोग टैटूज़ बनवा रहे थे मेसी के और उनको खराज तहसीन पेश कर रहे थे, लेकिन अर्जेंटीना की आवाम ने टैटूज़ बनवाने के साथ साथ एक और भी काम किया है। एक किसान ने क्या किया कि एक फसल उगाई मकई की और इस अंदाज में बीज फेंका कि जूं जूं फसल उभर रही है तो मेसी की तस्वीर वाज़े हो रही है खेत में। तो खेतों में भी अब मेसी नजर आएंगे, टैटूज में, चेहरों पे, शर्टों पे, पता नहीं किधर किधर आप मेसी को देखेंगे आप। चलें, अच्छा जी, उनको इस तरह से मोहब्बत दी जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। ज़रा वो डिज़र्व करते हैं इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी उनकी कंट्रीब्यूशन है और दुनिया भर में उनके मद्दा भी हैं। बढ़ते हैं जनाब आगे और कुछ और ख़बरें शामिल करते हैं। वर्क फ्रॉम होम बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। हम देखते हैं जी, आजकल वैसे भी कोविड ने बड़ा सिखा दिया वर्क फ्रॉम होम का। अब तो मुख्तलिफ कंपनीज़ भी आ गई हैं जो कि ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी मुलाजमा घर के लिए कोई और आपने काम करवाना है, कोई सर्विस आपको दरकार है तो वर्क फ्रॉम होम की सहूलत आपको मिल रही होती है। कंपनीज आपको वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वर्कर्स जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो किसी की टेक केयर करनी हो पेशेंट की, या फॉर दैट मैटर अगर घर का कोई काम है या खाना पकाना या कुछ भी। हाँ। ऐसे में जनाब एक ऐसी खातून मुलाजमा है जिनको वर्क फ्रॉम होम महंगा पड़ा। भला क्यों? कहा था भाई घर जाके काम करना है, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन पे लगी रही। इतनी ज़्यादा उन्होंने मोबाइल फ़ोन पे टाइम गुजारा कि उनको फिर नौकरी से फारिग किया गया। बरतानवी कंपनी ने बेसिकली ये किया है कि वक्त ज़ाया करने पर इस खातून मुलाजमा को नौकरी से फारिग किया है, क्योंकि कंपनी का जो सॉफ्टवेयर था उन्होंने खातून के स्क्रीन टाइम से ये मालूम चलाया कि कितना वक्त अपने काम को उन्होंने दिया और कितना वक्त स्क्रीन को दिया। तो जब खातून ने अपनी इस बरतरफी के खिलाफ अदालत से रुजू किया कि नहीं मैं तो काम कर रही थी, मैं तो फ़ोन यूज़ नहीं कर रही थी, तो फिर उस सॉफ्टवेयर और डेटा की मदद से साबित हुआ कि वो खातून काम नहीं कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम ही था उनका, अपने किसी काम में लगी हुई थी, जो काम उनका करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। और ये तो आपने अच्छी बात बताई है, लेकिन मैं आपको लेके चलती हूँ जापान, जहाँ पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। जापान में एक ऐसी जगह है जनाब जहाँ पे अगर आप आराम करते हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं काम के दौरान, तो इसको काबिल एहतराम समझा जाता है, बुरा बिल्कुल नहीं समझा जाता। इसलिए काम करते हुए थोड़ी देर के लिए अगर आप नैप लेना चाहते हैं, आप आराम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और आप ऑफिस में ये सहूलत आपको दी जाएगी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए सो जाएं, उसके बाद काम कर लें। और ये इसलिए हुआ है जनाब ताकि वहाँ पे लोग जो हैं वो क्वालिटी ऑफ वर्क को बेहतर कर सके। ये उस कंपनी का मानना है जो ये फैसिलिटी दे रही है जापान में। तो आई होप कि हमें हमारे आसपास भी ऐसी कंपनीज देखने को मिलेंगी जो कि चलो कोई बात नहीं, घंटा 2 घंटे सो लो। हाँ, तो होना तो यही चाहिए ना, जब आप फ्रेश होंगे तब अच्छा काम कर पाएंगे, प्रोडक्टिव हो सकेंगे। वैसे दुनिया बदल रही है सलमा, अब काम के अंदाज बदल रहे हैं, वर्क आवर्स, शिफ्ट्स, अंदाज सब बदल रहा है। इससे पहले वर्क फ्रॉम होम की हमने बात की थी, अब तो बिल्कुल ऐसे हो चुका है कि सुबह के वक्त आप शेफ हैं और शाम के वक्त शायद आप डॉक्टर होंगे, दोपहर में आप कोई और काम कर रहे होंगे, और हो सकता है लेट इवनिंग में आप एक म्यूजिशियन के तौर पर होंगे। तो यू नेवर नो, अब तो मल्टीटास्किंग है और आपके मुख्तलिफ रोल्स हमें नजर आते हैं, विच इज़ वेरी गुड। पहले वो एक कॉन्सेप्ट था ना 9 to 5 बस जॉब के, दैट्स इट, अब घर बस फैमिली टाइम भी इंपॉर्टेंट है। बट अब दुनिया बड़ी बदल चुकी है, हालात बड़े बदल चुके हैं, अंदाज बदल चुके हैं। अच्छा, अब जो आगे हमें बढ़ना है एक और खबर के साथ, एक और वीडियो के साथ। वो वीडियो इस हार्ट टचिंग वीडियो, कल से ये वीडियो सर्कुलेट हो रही है, वायरल हुई है। जनरली हम सब जानते हैं कैंसर पेशेंट जब कोई होता है और जब उसका कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, ज़ाहिर है कीमोथेरेपीज़ और बड़े तरीके का इलाज होते हैं, रेडियोथेरेपीज़ होती हैं। इसमें होता क्या है, आपके बाल गिरना शुरू होते हैं। जब आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं तो आप एक स्ट्रेस में जाते हैं, एक डिप्रेशन में जाते हैं। वो बालों का गिरना बिलखुसूस एक खातून अगर एक पेशेंट है उसके लिए वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो फिर वो उस तकलीफ से बचने के लिए क्या किया जाता है, हेड शेव, बाल हटा दिए जाते हैं ताकि वो जो रोज़ तकलीफ का एक अमल है उससे वो ना गुजरे। जो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, खातून है, कैंसर पेशेंट है, जब सैलून जाती हैं ये और अपना हेड शेव करवाने के लिए, तो जो बार्बर जो उनका हेड शेव कर रहा है वो महसूस करता है कि वो बहुत तकलीफ़ में है, मुसलसल वो रो रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और यकजहती के लिए वो जो बार्बर है उसने बड़ी अच्छी मिसाल कायम की कि उसने अपने भी सारे के सारे बाल उतार दिए, उसने अपना हेड शेव कर लिया। एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज से उसको हग भी किया, कंसोल करने की कोशिश की। और ये एक ऐसी मिसाल हमारे सामने जिसने हमें ये सिखाया कि कोई शख्स अकेला नहीं लड़ता और ना किसी को अकेले लड़ना चाहिए, साथ बहुत ज़रूरी होता है। वो साथ किसी रिश्तेदार का भी हो सकता है, वो साथ किसी कोलीग का भी हो सकता है, वो साथ एक देखें क्या था रिश्ता इनका आपस में, वो एक कस्टमर है, वो एक बार्बर है, लेकिन उसने महसूस किया। ये जो एहसास है ना, तभी तो कहते हैं रिश्ते एहसास के होते हैं।
रिश्ते एहसास के होते और एहसास जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे खून के रिश्ते भी पीछे रह जाते हैं। अगर खून के रिश्तों में भी एहसास खत्म हो जाए तो उनकी अहमियत नहीं रहती। बिल्कुल। आपने जो बात की ना शुएब, हौसला अफजाई करना बड़ा ज़रूरी होता है दूसरों की, किसी को इनकरेज करना चाहिए, कोई अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई नाकामी से दो चार है, अगर कोई मुश्किल से दो चार है तो भी उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, कहीं वो हिम्मत ना हार जाए। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे नौजवानों की जिनकी हौसला अफजाई के लिए हमारे ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है नौजवान स्पेशली वो अपने कोई ना कोई बिजनेस आइडियाज़ लेके आते हैं। फिर वो बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता, एक छोटा सा पौधा लगाया जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, उनका बिजनेस ग्रो करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक नौजवान जिसने स्टार्टअप शायद बहुत थोड़ी अमाउंट से, छोटे स्केल से लिया होगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है देखते ही देखते। तो इंक्यूबेशन सेंटर में कौन कौन से स्टार्टअप्स मौजूद हैं, नौजवानों को किस तरह इनकरेज किया जाता है, कैसे उनको स्पेस दी जाती है, किस तरह से उनको एकोमोडेट किया जाता है, सब पे हमारी टीम मेंबर मारिया नवाज ने एक ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ने के साथ साथ ज़र्रे मुबादला में भी इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान में भी ये रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। आज हम मौजूद हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में, जहां आइडिया के फ़रोग से लेकर तकमील तक के मराहिल को तय किया जाता है, जिससे नौजवानों की हौसला अफजाई होती है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ साहब। आपको नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का आइडिया कैसे आया और आपने किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया ये इदारा बनाने में? 2015 में हम लोग यूके में थे, ज़ुहैर खालिक साहब हमारे जो पार्टनर हैं, और हम लोग रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे। तो हमने सोचा कि पाकिस्तान के लिए हमने कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें। और उस वक्त हमें ये आइडिया आया था कि नौजवान पाकिस्तानी जो हैं उनको अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ मिला दें तो शायद पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में हुकूमत के साथ मिल के हमारे जो पार्टनर्स हैं वो उन्होंने मिला के हमने ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पाकिस्तान का पहला शुरू किया है। और माशाल्लाह आज जो है 7 से ज़ायद नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और 1,20,000 से करीब जॉब्स हमने क्रिएट किए हैं, जो हमारा मेन मकसद था। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? स्टार्टअप के शुरू से लेके आखिर तक उनकी जो भी ज़रूरियात होती हैं हम उनको पूरा करते हैं। अगर मैं कुछ चंद का जिक्र करूं तो यहाँ पे उनको फ्री वर्किंग फैसिलिटी मिलती है 1 साल के लिए, जिसमें उनको कोई बिल नहीं देना होता, कोई स्पेस का इशू नहीं होता, कोई रेंट नहीं उनको पे करना होता। इसके अलावा हर स्टार्टअप का उनके स्टेज के हिसाब से, कि जिस स्टेज में वो इस वक्त हैं अपने आइडिया के, उसके हिसाब से उनको एक करिकुलम या एक कोर्स जो है वो कंप्लीट पढ़ाया जाता है। उस करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती हैं जिससे वो स्टार्टअप एक कामयाब कारोबार में तब्दील हो सके, उनको मदद मिल सके। अभी मैं एक ऐसे स्टार्टअप के पास मौजूद हूँ जिसमें गेम खेलने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी है ये शामिर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामिर। वालेकुम सलाम। एक्चुअली हमने एक कंट्रोलर बनाया है जिससे आपकी बॉडी खुद ही एक कंट्रोलर बनकर आप गेम के अंदर चली जाती है और आप गेम्स में इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आपको लाइक वो पुराने तरीके से बटन टैप करने की और क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप वही मोबाइल फ़ोन को सामने रखें और अपने बॉडी को ही एज अ कंट्रोलर बना के यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने सबवे सर्फर मूव कर सकते हो, या फिर आप हैंड जेस्टर या बॉडी जेस्टर, या फिर आप घर बैठे हो शाहिद अफरीदी या नसीम शाह के साथ छक्के मारना चाहते हो, यू कैन डू इट रियली इजीली ऑन आवर जेस्टर। और करना बहुत ही आसान है। हमारे वेबसाइट पे हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और अपनी कोई भी गेम के साथ उसे खेल सकते हो। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम बिजली कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो मेरी ऑटोमेशन है बेसिकली, ये सेंसर बेस्ड भी है और IoT बेस्ड भी है कि आप अपने मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं, या व्हेन एवर यू एंटर द रूम और लीव द रूम तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली जब आइडियली यूज़ करते हैं, मैं अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएंगी। आपका एक्सपीरियंस नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ कैसा रहा? NIC के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है, इट्स वेरी फ्रेंडली, इट्स वेरी इजी एंड स्पेशली आई थिंक ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ पे एनवायरनमेंट इस तरीके से है कि दूसरे स्टार्टअप्स भी हैं, उनसे भी हेल्प ली जा सकती है। फिर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के अपने मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं एवरी स्टेप ऑफ द वे कि आपने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, स्पेशली वो जो आपकी अपनी स्किल नहीं होती। नौजवानों को बेहतर मौके फराहम करने के लिए नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर अपना नुमाया किरदार अदा कर रहा है। अब तक 300 से ज़ायद स्टार्टअप्स लॉन्च हो चुके हैं और इन नंबर्स में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। मारिया नवाज, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद।
चलें जी, मारिया ने आपको नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की सैर कराई, वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है आपने देखा। अब ज़रा बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि जिसमें हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होते हैं और हम बात करते हैं इकबाल के फ़लसफ़े से मुतालिक। वो फ़लसफ़ा खुदी का हो, ज़िंदगी का हो, मौत का हो, हयात का हो, किसी भी चीज़ का हो, फ़लसफ़े के पीछे जो लॉजिक होती है वो हमारे लिए अंडरस्टैंड करने की एक ऐसी चीज़ है जो कि हम कहीं ना कहीं पे लैक कर रहे होते हैं माजी में, जो शायद हम ना समझ सके। हम कोशिश करते हैं कि इकबाल के कलाम को समझें, आसान करके अवाम के सामने रखने की कोशिश करें, अपने व्यूअर्स के सामने रखने की कोशिश करें, ताकि वो लोग जो शायद इकबाल से दूर थे, शायद वो उस कुर्ब को महसूस कर सकें जो करने की ज़रूरत है। इकबाल का एक बड़ा अच्छा शेर, इकबाल कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। यहाँ पर भी इकबाल नौजवानों को तरगीब देते हैं कि तुम्हारे अंदर तूफ़ान पैदा हो, तलातुम पैदा हो, ताकि तुम जान सको कि ये दुनिया आखिर बनी क्यों थी। इकबाल की शायरी में हमें गहरे तफक्कुर और हकीमाना नज़र के साथ निखरी हुई ज़बान शगुफ्ता और रंगीन तरकीबें और लबो लहजे की बुलंद आहंगी बदरजातम नज़र आती है। इकबाल इंसानियत व अखुवत, हरकत व अमल, इखलाक व इस्तक़लाल, अज़्म व हौसला, जुर्रत व हिम्मत के पैगंबर हैं। उनके इस पैगाम में आफाकियत है, इसीलिए उनका शुमार दुनिया के अजीम तरीन शायरों में होता है। कलाम इकबाल का मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा भी हो चुका है और दूसरी अक़वाम भी कलाम इकबाल से अब मुस्तफ़ीद हो रही हैं। आज जब हम पैगाम इकबाल पे बात करेंगे तो हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इक़बालियात प्रोफेसर डॉक्टर जमील असगर जामी साहब। डॉक्टर साहब की इकबाल पर 2 किताबें भी हैं, तर्जुमा किया उन्होंने, अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। तो हम ज़रा समझेंगे ये जो तराजिम है ये कितनी इनकी सिग्निफिकेंस होती है, फिर अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना आज के दौर के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, और जब तर्जुमा किया तो उसमें आगे किस कदर उसको बढ़ा पाए हैं वो। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। नमल यूनिवर्सिटी में आप माशाल्लाह पढ़ाते हैं। सर जानना चाहते हैं आपसे, तर्जुमा करना ये तो एक अहम है, फिर अंग्रेज़ी क्यों? देखिए, अंग्रेज़ी राब्ते की ज़ुबान है, एक इंटरनेशनल ज़ुबान है आपकी, और जब तक आप अंग्रेज़ी में किसी अदब का तर्जुमा नहीं करते, अदबी शहपारे का तर्जुमा नहीं करते, तो वो बैनुल अक़वामी सतह पे मुतारफ़ नहीं होता। तो उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि हमारी जितनी भी अदबी हमारे शाहपारे हैं या जितनी हमारी इसनाफ़ हैं, जितना हमारा लोकल लिटरेचर है, इसको ट्रांसलेट किया जाए, तभी वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके इंट्रोड्यूस होगा और उसकी रिकग्निशन होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना अच्छी बात है क्योंकि राब्ते की ज़बान है जैसे आपने कहा, लेकिन क्या तर्जुमा करने से शायरी की जो असल रूह है क्या हम वो समझा पाते हैं पढ़ने वालों को? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। आपके पास ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन खामोशी है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल खामोशी है, या तो बिल्कुल तर्जुमा ना करें। जो शायरी की रूह है उसका तर्जुमा कभी भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर मैं आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन पूछूं कि करीब तरीन ज़बान में तर्जुमा होना चाहिए या आसान तरीन ज़बान में तर्जुमा होना चाहिए? करीब तरीन में ये फ़ायदा शायद हो कि शेर का वज़न तकरीबन बरकरार रहे और आसान ज़बान में वो बयान किया जा सके, नरेट किया जा सके। अगर तर्जुमे की ज़बान होगी तो महज तर्जुमा होगा, उसमें शायरी की मकसदियत तो ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ मैसेज पहुँचेगा। देखिए, आसान एक हद तक तो आप आसान कर सकते हैं, लेकिन वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, यू कैनॉट बी मोर कैथोलिक दैन द पोप। आप उसको ज़्यादा आसान करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मैसेज के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो आसानी जो है एक हद तक तो कारी के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उस हद से जब तजावज़ करते हैं तो फिर आप वो मैंडेट अस्यूम कर लेते हैं जो एज अ ट्रांसलेटर आपका है नहीं है। ओके, फिर वही बात जो आपने कहा कि तर्जुमा ना करें, दूसरी जो बात तो है खामोशी है, तो इसी में अगर हम तर्जुमा ना करें और जिस तरह ज़बान की बात हो रही है, अगर आसानी ना लेकर आएँ, कुछ भी ना करें और आसानी लें, तो बेहतर तो फिर आसानी हुई ना। नहीं, आसानी बिल्कुल बेहतर है, और हर अच्छा ट्रांसलेटर जो है उसके मद्देनज़र ये गोल रहता है कि उसने उसको आसानी के साथ कम्युनिकेट करना है, लेकिन वो अपना एक तवाज़न कायम रखता है, और इसी का नाम ट्रांसलेशन है। यानी कि अगर आप ये कहें कि तर्जमा जो है ये बिल्कुल एक तवाज़न का खेल है कि आपने सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट के दरमियान एक तवाज़न, एक हम आहंगी, एक यगानगत, यकजहती की फ़ज़ा कायम रखनी है, तब जाके आप अपना इबलाग कर सकेंगे। अगर आप टिल्ट कर गए ना या किसी भी सूरत में, तो जो इबलाग है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर मैं पूछूं कि क्या हर शख्स या हर शायर तर्जुमा कर सकता है, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ना सिर्फ ये कि हर शख्स तर्जुमा नहीं कर सकता, बल्कि हर बाइलिंगुअल भी तर्जुमा नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 ज़ुबानों पे अबूर हैं। इसकी बड़ी मशहूर कोटेशन है कि हर शख्स के 2 हाथ हैं, लेकिन हर शख्स पियानो नहीं बजा सकता। क्या बात है।
अब जरा किस किताब पर आते हैं, आपने कौन से कलाम का इंतखाब किया फॉर दिस ट्रांसलेशन? जी, ये किताब शायद स्क्रीन पे इस तरह नज़र आ जाए, द सोअरिंग सेल्फ। द सोअरिंग सेल्फ, जो मैंने किताब अभी जो मेरी दूसरी किताब है, इस किताब की जो तकमील है ये मरहून मिन्नत है। हमारे जो रेक्टर नमल मेजर जनरल मोहम्मद जाफ़र साहब हैं, ये उनका विजन ब्रेन चाइल्ड था। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक ऐसी किताब लिखी जाए जो कि एक्सेसिबल हो, क्विक रीड हो, और जिसमें इकबाल की जो शायरी है उसके रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शंस करके उसको, जिस तरह मैडम कह रही हैं, कि एक्सेसिबल वे में हम उसको कम्युनिकेट करें एज़ मच एज़ पॉसिबल। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे कांधों पे डाली, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया। तो इसका फॉर्मेट बड़ा दिलचस्प है ये आपके कारीन के लिए कि सबसे पहले उर्दू ऊपर शेर है, एक अलामा का शेर है, वो उर्दू में है। उसके नीचे हमने रोमन में उसको लिखा है। दिस इज़ फॉर सोशल मीडिया जनरेशन। ठीक है, ज़ाहिर है वो अगर नहीं पढ़ सकते तलफ़ुज़ दुरुस्त करने के लिए या उसको सही अंदाज में पढ़ने के लिए, फिर उसके नीचे ट्रांसलेशन है जो कि मैंने खुद की है अंग्रेज़ी में। फिर ट्रांसलेशन के नीचे उर्दू में ब्रीफ रनिंग कमेंट्री है। और फिर फुट नोट में जो मुश्किल अल्फाज अगर को हैं तो उसके मानी है। बहुत खूबसूरत अंदाज है ये। जी, इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप किसी एक सफ़े पे चले जाएं, बस उधर ही ठहरें, वहाँ पे मुकम्मल शेर, उसका पैगाम, उसका तर्जमा मौजूद है। हर सफ़ा मुकम्मल, हर सफ़ा, यू डोंट हैव टू टर्न ओवर द लीफ। किन अशार का इंतखाब किया आपने इस किताब के लिए? ये बहुत मुश्किल मरहला था। सबसे मुश्किल मरहला एक ये भी था, मैंने शुरू में 600-700 अशार इकट्ठे किए, फिर हम शॉर्ट लिस्ट करते 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 125 अशार हमने मुंतखब किए उनमें से। तो ये 125 अशार वो हैं जो मेरे नज़दीक, मेरी दानिश्त में अलामा के पैगाम का इहाता करते हैं। ये 125 फ़ारसी कलाम में से है? ये सब उर्दू के हैं, इसमें फ़ारसी नहीं है। अच्छा जी, आपने कहा उनकी सोच का अहाता करते हैं। जी जी, बहुत हद तक। यानी इसमें कौन कौन सा फ़लसफ़ा नज़र आता है फिर हमें? देखिए, अलामा की सोच तो पूरा कैनवस है, उसमें तो इंसान है, कायनात है, खुदा है, खुदी है, फितरत है। कोई बड़ा आदमी ऐसा नहीं है, वो शेक्सपियर हो, कांट हो, स्पिनोज़ा हो, हेगल हो, अफलातून हो, हर एक का जिक्र मिलता है। बिल्कुल। मेरी कोशिश ये रही है कि हर थीम का जो रिप्रेजेंटेटिव डायमेंशन है उससे मुंसलिक, उससे वाबस्ता कोई शेर जो है वो स्किप ना हो मेरी नज़र से। तो इसमें मैंने बहुत कोशिश की है। इसमें फ़लसफ़ा भी है, इसमें खुदी भी है, इसमें मज़हब भी है, नाती अशार भी हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लिखे गए, हमदी अशार भी हैं, नौजवानों के लिए हैं, फ़िक्र फ़र्दा के लिए उनको तरगीब है, और उनको सकाफ़ती विरसे के बारे में जो हमारा नुकसान है, एहसास ज़िया है, उसको उजागर करने के लिए भी। तो मेरी कोशिश रही है कि कोई डायमेंशन जो है, एसेंशियल डायमेंशन, वो स्किप ना हो। डॉक्टर साहब, आपने चूँकि 125 ख़ास अशार का इंतखाब किया ताकि नौजवान नस्ल उनको समझे, इसके बारे में जाने, अगर कुछ अपने पसंदीदा अशार आप हमारे व्यूअर्स के लिए मैं रैंडम पढ़ देता हूँ। मैंने जैसे पहले अर्ज़ की, किसी भी सफ़े के ऊपर मसलन शहदा को खराज तहसीन अलामा पेश करते हैं एक शहीद को। मेरे खाक व खून से तूने ये जहाँ किया है पैदा, सिलाए शहीद क्या है तबोता बेजावेदाना। रोमन लिखिए नीचे, और मैं तर्जमा पढ़ता हूँ। आउट ऑफ माई फ्लैश एंड ब्लड यू क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, व्हाट रिवार्ड अवेट्स अ मार्टर अ डेथलेस ग्लोरी। ज़रा 2-3 सत्रों की उर्दू कमेंट्री पढ़ दूँ। ए मालिक अर्ज़ो समा, तूने ये दुनिया मेरे खाक व खून से तख्लीक की है, मैंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस जहानी आब व खाक को वजूद और दुआम बख्शा है। इसकी रौनक, रंगीनी और ताबानी मेरी कुर्बानी की मरहून मिन्नत है, और यही एक शहीद के शयान शान है कि वो अपनी जान कुर्बान करके अमर हो जाता है और फिर अपने खुदा के यहाँ हमेशा की इज्जत और आबरू से सरफराज हो जाता है। क्या बात है, बहुत इख्तिसार के साथ। कितना अहम हो गया आज के नौजवानों के लिए कि जो कहते हैं कि शायरी समझ नहीं आती है, इकबाल को पढ़ना और समझना खासा मुश्किल है, तो ये एक अच्छा सा अंदाज़ है कि तलफ़ुज़ भी ठीक हो जाएगा, जो कि आपने रोमन में लिखा है, फिर आपने बड़ा ही ब्रीफ उसको लिखा है 3-4 सत्रों में कि उसका मफहूम क्या है, इकबाल कहना क्या चाहते हैं। आपने सर सिर्फ उर्दू के अशार का इंतखाब क्यों किया? आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा फ़ारसी का भी इसमें कलाम शामिल होना चाहिए था? क्योंकि ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता, फिर फ़ारसी ज़बान है, हम पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, ये भी सवाल जो है ना, एक तो मेरी फ़ारसी में महारत नहीं है, इनकी मैं उसमें कुछ क्लेम नहीं करता, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिए कि इस वक्त अलामा की जो बैनुल-अक़वामी शनाख्त है वो उनके उर्दू कलाम की मरहून मिन्नत है। अच्छा जी, ये बात भी समझने के काबिल है। लेकिन सर ईरान में तो उनका जो पर्शियन जी, ईरान की हद तक आपकी बात दुरुस्त है।
वगरना उर्दू शायरी में कोई ऐसा गोशा नहीं है इकबाल की सोच का जिसकी भरपूर नुमाइंदगी आपको उर्दू शायरी में नहीं मिलती है, वगरना जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि फ़ारसी में मेरी कोई महारत नहीं है, लिहाजा मैंने उर्दू को मौज़ूए सुख़न। और दूसरी किताब आपने लिखी उसमें जी, जो मेरी पहली किताब है वो रिसर्च ओरिएंटेड किताब है। असल में मेरी PhD अलामा के ऊपर है, अलामा की जो ट्रांसलेशन है उनके ऊपर मेरी PhD है। मेरी पहली किताब का मौजू जो इकबाल के तराजम हुए हैं अंग्रेज़ी में, उनमें जो मसाइल हैं मैंने उनकी निशानदेही की है। इकबाल इस हवाले से बदकिस्मत रहे हैं कि उनको कोई अच्छा अंग्रेज़ी ट्रांसलेटर मुयस्सर नहीं आ सका। जो आए वो उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में इकबाल को ट्रांसलेट किया, निकलसन ने किया, आर्बरी ने किया, केरनर ने किया, लेकिन वहाँ मसाइल बहुत हैं। जब हम इकबाल का मुआजना करते हैं टैगोर के साथ, जो कि बंगाली नोबेल लॉरिएट है, तो टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिल गया, रिकग्निशन मिल गई, क्योंकि उसने एक तो खुद तर्जमा किया, दूसरा W.B. येट्स जैसे मशहूर और मारूफ लोग जो थे उन्होंने उसकी किताबों के दिबाचे लिख दिए, पेश लफ्ज़ लिख दिए, तो उससे वो मारूफ हो गया। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि अलामा के कलाम को असर नो मुकम्मल तर्जमा करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि अलामा खुद भी अंग्रेज़ी पे उबूर रखते थे, अच्छी अंग्रेज़ी बोलते, सुनते, समझते थे, उन्होंने खुद अंग्रेज़ी में शायरी नहीं की। क्या इसके पीछे ये रीज़न थी कि उनका मैसेज मगरिब को देना मतलूब नहीं था, वो मैसेज जिनके लिए था वो इन्हीं ज़बानों में दिया जा सकता था? देखिए, ज़ुबानें तो आप 2 भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 3 या 2 या 4 ज़ुबानें आपके तख्लीकी इजहार की भी ज़ुबानें हों। तख्लीकी इजहार उसी ज़ुबान में होगा जिसके साथ आपकी वजदानी सकाफ़ती वाबस्तगी शामिल है। तो अलामा की कोई सकाफ़ती वाबस्तगी अंग्रेज़ी के साथ तो नहीं थी, उनको जर्मन भी आती थी। ही वॉज़ अ गुड स्पीकर ऑफ जर्मन आल्सो, जर्मनी में रहे वो, वहाँ पे कल्चर के साथ उनकी एक्सपोजर थी। लेकिन तख्लीकी इजहार का ज़रिया वही ज़ुबान बनती है जिसमें आपका विजदान, आपका इल्हाम एक आर्टिस्ट के तौर पे जिसमें आप अपने आप को लोकेट कर सकें। तो मेरा ख्याल है वो अलामा के लिए उर्दू और फ़ारसी ही है। बिल्कुल ठीक है। जब आप इकबाल का कलाम पढ़ते हैं सर, तो ऐसे कई अशार आपके सामने आते हैं जिनको समझते हुए आप कहते हैं उस दौर के लिए भी रेलेवेंट थे और या आज के दौर के लिए भी रेलेवेंट है और या आइंदा आने वाले दौर में भी रेलेवेंट रहेंगे। द रेलेवेंस जी विल स्टे। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो बड़ा आर्टिस्ट होता है ना वो तो हमेशा रेलेवेंट रहता है। देखिए, आज हम अफलातून को पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, हेगल को पढ़ रहे हैं, कांट को पढ़ रहे हैं, स्पिनोज़ा को पढ़ रहे हैं, तो अलामा की शायरी तो औरों का पैगाम और है, मेरा पैगाम और है, यानी कि वो तो अपने आप को उस पेडिस्टल पे रखते ही नहीं है। वो तो मशरक़ व मगरब की तखसीस, मशरक़ से हो बेजार ना मगरब से हज़र कर, फितरत का इशारा है हर शब को सहर कर, उठ के मशरक़ व मगरब में तेरे दौर का आगाज़ है। तो उनके यहाँ तो वक्त की कोई तखसीस नहीं, जगराफ़ी की कोई तखसीस नहीं। तो अलामा का कलाम अबदी है, आफाकी है। बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपको एक कोटेशन सुनाता हूँ। इटली में प्रोफेसर बोसानी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इकबाल स्कॉलर हैं, अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा काम लिया है, हालांकि वो मुसलमान नहीं थे। उनकी एक कोटेशन है, वो ये कहते हैं कि दिस पोएम ऑफ इकबाल इज़ द नेशनल एंथम ऑफ स्पेस कंकरिंग फ्यूचर मैनकाइंड। और कौन सी पोएम है? सितारों से आगे जहां और भी हैं। इस नज़्म के बारे में ये उनकी बड़ी मशहूर कोटेशन है कि दिस पोएम ऑफ इकबाल इज़ नेशनल एंथम ऑफ स्पेस कंकरिंग फ्यूचर मैनकाइंड। तो मेरी ये कन्विक्शन है कि हम अलामा को समझ नहीं पाए, मुस्तकबिल की नस्लें उनको समझेंगी, और अगर हम नहीं समझ पाए मुस्तकबिल की नस्लें कैसे समझेंगी? हाँ, ये मैं उसी तरफ आने लगा था। देखिए, साइंस हमारे सामने नए जहान खोल रही है, नई दरियाफ्तें हो रही हैं, क्वांटम फिज़िक्स आ गई है, अब जो नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस आ रही हैं। अब देखिए, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, यही एक आर्टिस्ट का विजन होता है। एक आर्टिस्ट का विजन होता है वो कंप्रेस्ड होता है, फिर वक्त का दहारा, वक्त का सफ़र आगे चलता है, साइंस नई दरियाफ्तें करती है, इजादात होती हैं, तो आर्टिस्ट का जो विजन है वो तह दर तह करके खुलता चला जाता है, पूरा कैनवस आपके सामने आता चला जाता है। अब देखिए, आप मसलन साकी नामा में इकबाल का शेर है कि फरेब नज़र है सकूत व सबात, तड़पता है हर ज़र्राए कायनात, कि एक एक कायनात का ज़र्रा तड़पता है, उसमें दिल धड़कता है। तो जैसे जैसे आपकी साइंस तरक्की करेगी, दूसरे अलूम तरक्की करेंगे, मैं समझता हूँ कि अलामा के कलाम की नई जहतें सामने आती चली जाएंगी। क्या ज़बरदस्त बात आपने की है। अच्छा सर, आपने ये जो कुछ अशार का इंतखाब किया है,
क्या ये अशार जो हमारी जो रेगुलर कोर्स बुक्स होती हैं, जो हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं एफए में, बीए में, कुछ अशार पढ़ाए जाते हैं, उनका तर्जुमा और तशरीह उनको इम्तहानात में लिखनी होती है, क्या ये बुक उनके लिए भी यूज़फुल हो सकती है कि वो इकबाल को समझ सकें? मैं तो समझता हूँ कि ये किताब कुछ लोगों ने लिखा भी है जिन्होंने तबसरा किया, मसलन इंडिया से प्रोफेसर अब्दुल रहीम किदवाई साहब हैं, वो कहते हैं कि ये किताब हर लाइब्रेरी में होनी चाहिए, ये उनका बड़ापन है। मैं समझता हूँ कि ये किताब मेरी दानिश्त में लोगों को पढ़नी चाहिए, इसलिए नहीं कि मैंने लिखी है, इसलिए कि जो पैगाम मैंने इसके अंदर समोने की कोशिश की है वो आफाकी है और उसकी अफादियत है। तो अगर लाइब्रेरीज़ में या लोग इसको पढ़ते हैं तो वो हमारी यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं, हम उनको ये किताब मुहैया करेंगे, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन ये किताब की अफादियत बाहर हाल। और इससे पहले भी आप एक किताब लिख चुके हैं, उसके बारे में भी बता दें कि उसमें क्या कंटेंट है। जी, वो बेसिकली वो किताब रिसर्चर्स के लिए है कि इकबाल के जो अंग्रेज़ी ट्रांसलेशंस हैं उनमें क्या क्या मसाइल हैं। ये मेरा मौजू तहकीक है, यानी कि मैंने इसके ऊपर सारी PhD का मौजू है कि इकबाल की जितनी अंग्रेज़ी तराजिम है वो सारे मेरी नज़र में है, जिसने किए हैं अभी तक आज तक, उनमें वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या है, लूप होल्स क्या है, किसने कहाँ जाके गलती की है। सबसे अच्छा तर्जुमा आपकी नज़र में किसने किया इकबाल? जी, सबसे अच्छा तर्जुमा देखिए ये भी रिलेटिव क्वेश्चन है। मसलन आर्बरी बहुत मशहूर और मारूफ एक ट्रांसलेटर हैं, कुछ जगहों पे उसने बहुत उम्दा शानदार तर्जुमा किया है। केरनन एक और ट्रांसलेटर हैं, इंग्लिश हैं, ब्रिटिश फ़िलासफ़र इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे तराजम किए हैं और कुछ जगहों के ऊपर बड़ी फाश गलतियाँ की हैं। निकलसन जिन्होंने इकबाल की ज़िंदगी में तर्जुमा किया था, निकलसन के साथ इकबाल की शनासाई थी, ख़त किताबत थी, तर्जुमा बहुत अच्छा है, लेकिन उनके तराजम में भी हमें मसाइल नज़र आते हैं जो कि सकाफ़ती भी हैं, लिसानी भी हैं। तो किसी एक को आप इस तरह नहीं कह सकते। हर मुतरजम के यहाँ एक गुलदस्ता है, तो उसमें सारे रंग बराबर नहीं हैं, मुख्तलिफ रंग हैं, तो हर एक की अपनी खूबियाँ खामियाँ जो हैं। तो आपकी जो बुक है उसमें कंपैरिजन है कि किसके तर्जुमे में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं? कंपैरिजन भी है, उसमें उनके ऊपर क्रिटिक भी है और अल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी मैंने दिया है, और ये भी वाज़ेह किया है कि अगर मैं क्रिटिक कर रहा हूँ तो किस उसकी बुनियाद क्या है उस क्रिटिक की। मैं इसलिए क्रिटिक नहीं कर रहा कि तर्जुमा मुश्किल है या उन्होंने गलत किया है, मैं इसलिए क्रिटिक कर रहा हूँ कि वो जो पर्सपेक्टिव है कल्चरल या लिंग्विस्टिक जिससे वो तर्जुमा कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक तो इकबाल तो फ़लसफ़ी थे, बेहतरीन फ़िलासफ़र थे, उनकी फ़िलासफ़ी हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मिलती है, मुख्तलिफ़ शोबों में मिलती है, लेकिन हर दूसरे स्कॉलर से हम फ़लसफ़ा खुदी के बारे में सुनते हैं। हम फ़लसफ़ा मौत नहीं सुनते, फ़लसफ़ा हयात नहीं सुनते, फ़लसफ़ा इंसानियत नहीं सुनते। बहुत सी चीज़ों का फ़लसफ़ा इकबाल ने दिया, तो इस साइड पे इतना काम क्यों ना हो सका? बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, बड़ी बड़ी अच्छी किताबें भी लिखी गई हैं, खुदी के ऊपर भी लिखी गई हैं। तो फ़लसफ़ा मौत, फ़लसफ़ा गम, फ़लसफ़ा हयात, फ़लसफ़ा इंसान, इकबाल के हाँ तो एक एक फ़लसफ़े को आप लेके उसमें पढ़ना शुरू कर दें तो उसमें भी आप इंसान हैरान हो जाता है। लेकिन खुदी जो है ना, ये हर चीज़ को इनकम्पास करती है। खुदी के सामने मौत बेमानी है, हयात बेमानी है, गम बेमानी है, यानी कि खुदी एक ऐसा फ़लसफ़ा है या एक ऐसी अम्ब्रेला टर्म है जो अपने अंदर सब कुछ समो लेती है। वो जो अलामा कहते हैं ना कि अज़ल इसके पीछे अबद सामने, ना हद इसके पीछे ना हद सामने, उसके सामने ज़मान, मकान, फासले, हर चीज़ बेमानी हो जाती है। इंसान की असल पहचान, उसका मज़हब, उसका दीन, उसकी सोच, ये सब खुदी ही है। यानी कि जब तक वो खुदी को एक्चुअलाइज नहीं करता वो ना खुदा को पहचान सकता है, ना खुद को पहचान सकता है, और फिर तो वो मौत उसके लिए मौत जो है वो ठीक है, मानी हेज़ है, लेकिन जो शख्स खुदी पे यकीन रखता है उसके लिए मौत एक बेमानी चीज़ है। बिल्कुल। क्या इकबाल ने आदमियत पर भी कुछ लिखा? जी बिल्कुल। आदमियत, इकबाल का जो थीम है ना वो ऐसा थीम है कि जिसको हम आज की ज़ुबान में ह्यूमनिज़म कहते हैं। ह्यूमनिज़म क्या है कि इंसानियत की फ़लाह के बारे में। मसलन जो मैंने आपसे पहले शेर में अर्ज़ किया कि मशरक़ से हो बेज़ार, न मगरब से हज़र कर, फितरत का इशारा है हर शब को सहर कर, और अख़ुव्वत का बयां हो जा, मोहब्बत का बयां हो जा, जो वो अशार है। तो इकबाल तो हर जगह अख़ुव्वत की, इंसानियत की बात करते हैं, बनी नौ आदम की बात करते हैं। तो उनके यहाँ ह्यूमनिज़म का जो थीम है ये बड़ा वेल इस्टेब्लिश्ड है, फोर ग्राउंडेड है, और इससे हट के ना कोई मज़हब है, ना कोई फ़लसफ़ा है, ना कोई अखलाकियात है। आदमियत और इंसानियत से हट के। आदमियत, इंसानियत और कौमियत से मुतालिक इकबाल क्या कहते थे? अच्छा, कौमियत के बारे में इकबाल उस लिहाज से मसलन कौमियत को इकबाल दुरुस्त नहीं समझते। इकबाल शदीद
उनकी क्रिटिक मौजूद है, उनकी नज़मों में क्रिटिक मौजूद है कौमियत के ऊपर। वो कहते हैं कि इससे बनी नो इंसान में जो भाईचारे की इससे जड़ कट जाती है, इससे इस बुनियाद से महरूम हो जाते हैं। आप देखिए इंसानी तारीख़ में जो दो खौफनाक तरीन जंगें लड़ी गईं, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम, दोनों की बुनियाद टेरिटोरियल नेशनलिज्म था, कौमियत थी, कौमियत की बुनियाद पर लड़ी गई। इकबाल के यहाँ कौमियत का कोई तसव्वुर नहीं है, वो आलमी भाईचारे या तो आलमी भाईचारे की बात करते हैं या मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं। अच्छा, दोनों तसव्वुरात ऐसे हैं जिसमें कौमियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो मुसलमानों की भी बात करते हैं तो एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबहा के काशीगर, एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को लाहौर से ताहा के बुखारा व समरकंद, उसमें वो सारी सरहदों को रोनते चले जाते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिए, इकबाल ही ने पाकिस्तान का तसव्वुर दिया था। हम ये एक पैराए में हम ये कह सकते हैं कि कौमियत के लिहाज से उनका ये मानना है कि मुस्लिम उम्मा के जितने ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो अपनी अपनी मकामी और कौमी शनाख्त में डूब जाएं और फिर अपने आप को स्ट्रेंथन करें, फिर एक उम्मा के तौर पे, एक कुव्वत के तौर पे सामने आए हो, जिसके दिल में सदाकत के लिए मरने की तड़प, पहले अपने पैकर हाकी में जान पैदा कर। तो ये वो कौमियत का दर्जा है कि पहले अपने पैकर हाकी में जान पैदा करें, फिर आप सदाकत के लिए, अमानत के लिए, जो कहा कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। तो जब तक वो उस दर्जे पे आप नहीं पहुंचते तब तक आप कौमियत को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आज इस अहम मौजू पर। बहुत ही अच्छा लगा गुफ्तगू करके कि जिस तरह हम इकबाल के फ़लसफ़े की बात करते हैं, कलाम की बात करते हैं, और जिस तरह आज सर ने अपनी किताब से मुतालिक बताया कि ज़रा वो किताब ऐसी कि जो चाहे तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, चाहे तो किसी ने अगर इकबाल को समझना और आसानी के साथ तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छा हो जाए और समझ भी आ जाए, कॉन्सेप्ट क्या है, एसेंस क्या है, एक एक लफ्ज़ का वो समझना खासा आसान हो जाए। बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। चलें जी, इल्मो अदब की बात हो गई, कुछ खाने पीने की बात हो जाए, हर चीज में खाने पीने की बात नहीं, खाने पीने पे जिप लगाने की बात हो जाए। एग्जैक्टली, देखिए जिप लगानी है लेकिन खाना छोड़ना तो नहीं है ना। गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, इंसान को चलने के लिए खाने की जरूरत होती है। साइकिल बंद, साइकिल फ्यूलिंग बहुत जरूरी है। देखो साइकिल के भी हवा कभी ना कभी निकल जाती है, उसको भी आपको दोबारा से चेक करवाना पड़ता है भाई। तो आपने खाने पीने का ख्याल रखना होता है। बड़ी खूबसूरत बात, मैंने शुएब को भी वो वीडियो दिखाई, बड़ी अच्छी बात हो रही थी कि अल्लाह ताला ने इंतहाई खूबसूरत तख्लीक की है इंसान की, बहुत खूबसूरत बनाया इंसान को। अब उस खूबसूरती को मेंटेन रखना हमारे हाथ में है। हम खा खा के गोश्त का पहाड़ बन जाएं या हम अपने खाने पीने को एतदाल के साथ मैनेज करें, अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें
कि अगर हमारा वेट बढ़ रहा है, अगर हमें कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो हम उसको एड्रेस कर सकें। खाने पीने में जो एतदाल होता है ये कई तरह से हो सकता है। आप एक स्पेसिफिक किस्म की डाइट लेते हैं या फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाते हैं। हमारे रिलीजन जो हमें तरीका बताता है रोज़ा रखने का, जो एक सुन्नत का तरीका है, वो भी यही है कि आप एक सर्टेन टाइम के दौरान खाते हैं और एक सर्टेन टाइम के दौरान नहीं खाते। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं वो आपकी बॉडी से यूटिलाइज करती है। आपकी बॉडी जिस्म के अंदर से ले रही होती है वो सारे न्यूट्रिशंस, और बाकी का टाइम जो होता है वो आपका रेस्ट टाइम होता है बॉडी का। उस दौरान आपके फैट्स बर्न हो रहे होते हैं, यानी कि पूरा टाइम आपने, अगर आप 3 टाइम खाने पे लगे रहेंगे तो आपकी बॉडी को रेस्ट कब मिलेगा और आपकी बॉडी जो है वो फैट बर्निंग का प्रोसेस कब करेगी, जब उसको अगला खाना मिल जाएगा। और स्पेशली हमारी जो बैड हैबिट्स होती है, मीठा खाना, चावल खाना, गंदम बेतहाशा खाना, ये चीजें हमें लगता है कि हेल्दी साइंस है जबकि होते नहीं है। तो ये हम बात करने वाले हैं। और ज़रा इंटरमिटेंट फास्टिंग कब, क्यों, कैसे, कौन करे कौन ना करे, कितने दिन करें और फिर कितने दिन का गैप होना चाहिए, इस सब पर बात करेंगे। डॉक्टर सैरिश सिकंदर साहिबा साथ मौजूद हैं, पीएफ हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं। आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ग्रेट टू हैव यू जी। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा हम बता पाए, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग की कॉन्सेप्ट खासा मकबूल हुआ चंद सालों में। व्हाट एक्चुअली इज दैट, कहाँ से ये आया एकदम से? अच्छा, शुएब, इस तरह के डिफरेंट हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर हर रोज़ जो है वो ट्रेंडी डाइट्स जो हैं वो आ रही होती हैं। ये कुछ पिछले फ्यू डिकेड्स के अंदर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो बहुत उसने हाइप क्रिएट की है, और एज़ पर न्यूट्रिशनिस्ट मैं इसके बहुत फेवर में हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। हालांकि कितने ज़्यादा डाइट्स हैं, कीटो डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट्स है, लेकिन जो एक फास्टिंग से डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की होनी है, अगर हम इसको थोड़ा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, जिस तरह बीइंग अ मुस्लिम, जो डिटॉक्सिफिकेशन और जितनी प्योरीफिकेशन नॉट ओनली फास्टिंग से सोल की प्योरीफिकेशन होती है, एक बॉडी की भी बहुत अच्छी प्योरीफिकेशन होती है। तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इट्स नॉट जस्ट अ वेट लॉस पैटर्न, इसको हम लोग इस तरह कहेंगे कि इट्स अ डाइटरी पैटर्न जो कि वेट मैनेजमेंट के अंदर बहुत हेल्प आउट करता है। अच्छा डॉक्टर सैरिश, जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है उसमें तो एक स्टैंडर्ड बता दिया गया कि आपने फजर से मगरिब के दौरान भूखे रहना है, कुछ नहीं खाना पीना। लेकिन जब हम ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उसके लिए क्या हर इंसान के लिए भूखे रहने के आवर्स और खाने पीने के आवर्स मुख्तलिफ होंगे? अच्छा, इस तरह है कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, इसको इतना शॉर्ट आउट जो है वो देने का मकसद ही ये है कि वो फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है। जितनी भी रूटीन हमारी है हम उसके साथ ना एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फॉर एग्जांपल 2-3 मैं आप लोगों के एग्जांपल इसके साथ शेयर कर दूंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक होता है ऑल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हो। एक दिन आपने अपनी मर्जी का जिस तरह 3 मील्स पर डे लिए और जो नेक्स्ट डे है उसमें आप फास्ट करोगे, एंड इट अगेन डिपेंड्स कि आपकी रूटीन क्या है। यू कैन हैव द फास्ट एंड ईटिंग विंडो एज पर योर नीड। जिस तरह 16 आवर्स 16 टू रेशो 8 आवर्स जो है वो एक बहुत कॉमन है। उसमें हम 16 आवर्स का फास्ट करते हैं और 8 आवर्स की ईटिंग विंडो होती है। ठीक है, और भी इसके डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिसमें 5:2 है। फॉर एग्जांपल 5 डेज अ वीक आप अपनी मर्जी से खाएं, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल और बैलेंस होना चाहिए। और 2 डेज वीकेंड पे, जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ। बीइंग अ जॉबियन आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि कि आप ब्रेकफास्ट में भी वही खाएं, लंच में भी वही खाएं, डिनर में भी वही खाएं, वो पॉसिबल नहीं है। वो क्लैशेस बहुत आ रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि आप अपनी रूटीन से चलते रहें 5 डेज अ वीक, और 2 डेज अ वीक जो है वो आप फास्ट करें। तो इन्हें डिफरेंट पैटर्न्स हैं सर जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। कौन सा पैटर्न किसके लिए करेंगे, इस पर बात न्यूज़ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हम करें इंटरमिटेंट फास्टिंग की। डॉक्टर सैरिश साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ पैटर्न्स पर हम बात कर रहे थे कि जिस तरह अगर आप जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, 5 दिन एक रूटीन होगी, 2 दिन आपकी रूटीन डिफरेंट होगी। कुछ लोग जो कि रात को जॉब करते हैं, दिन भर सोते हैं, उनकी रूटीन ज़्यादा डिफरेंट होगी। हर शख्स के लिए ये प्लान थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो कितने और प्लान्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, क्या खाना है उस इंटरमिटेंट फास्टिंग में, क्या नहीं खाना, इस सब पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी प्लीज़। अच्छा, इन कंटिन्यूएशन जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, उसके अंदर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ये जो फास्ट है हम वेकिंग आवर्स में करेंगे या स्लीपिंग आवर्स भी इसमें काउंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रात की 8 घंटे की नींद लेते हैं, अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं और हम दोपहर का खाना खा लेते हैं 2 बजे फॉर एग्जांपल, और हम रात को सोए थे तकरीबन 10 बजे तक, आप कह लें, या आप 11-12 बजे तक, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। 10 से 12 घंटे ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं उसमें। तो आप इतना भी रख सकते हैं, और बाकी जो ईटिंग विंडो है उसके अंदर आप 1 मील या तो एक मेजर मील लेंगे एज पर योर रूटीन।
अगर आपकी रूटीन इस तरह की है कि आप मंचिंग करते हैं, स्मॉल मील्स लेना चाहते हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप स्मॉल मील, फ्रीक्वेंट मील्स, जितने वर्किंग आवर्स हैं उसमें स्मॉल मील्स आप आफ्टर एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स जो है वो आप ले सकते हैं। उन मील्स में क्या क्या हो सकता है? अच्छा, वो स्मॉल मील्स आप कह रहे हैं ना, यहाँ डबल चीज बर्गर चल जाएगा। यस, ये थोड़ा सा हमें खुद से इस पे कंट्रोल रखना होता है। सेल्फ कंट्रोल इज़ द की टू वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, उसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं कि हमें खाना, फूड आइटम्स कौन कौन से होने चाहिए। जब हम फास्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अब हम एक पैटर्न पे हैं, हम इतनी ज़्यादा मेहनत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसका जो आउटकम है उसको भी हमें कॉन्शियस या माइंडफुल ईटिंग थोड़ा ख्याल रखना है कि जो पोर्शन कंट्रोल हम लोगों ने नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, वट एवर द होम कुक फूड इज़, हम उसको जो है वो पोर्शन कंट्रोल अगर रखेंगे, वट एवर इट इज़, यू कैन हैव राइस, यू कैन हैव नॉर्मल जो हम फ्लैट ब्रेड्स लेते हैं, ब्रेड सैंडविचेस, एवरीथिंग, बट इट शुड बी कट डाउन टू 50% ऑफ द जितनी आप रेगुलर रूटीन के अंदर पहले ले रहे थे। तो जैसे ही वो पोर्शन कंट्रोल आएगा और साथ में फास्ट होगा, ऑब्वियसली फास्ट से थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म भी आपका थोड़ा सा जो नॉर्मल चल रहा होता है थोड़ा सा हिल जाता है। वो थोड़ा सा बॉडी को आपको शेक करना पड़ता है ताकि वो जो एक बॉडी यूज टू हुई होती है ना उस रूटीन की, वो थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो बॉडी का रिस्पॉन्स जल्दी आता है। अच्छा, तो बॉडी जल्दी रिस्पॉन्स के लिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करनी है और आपको पोर्शन कंट्रोल भी। बिल्कुल, यानी अगर आप पूरी रोटी खा रहे हैं आप आधी रोटी खाएंगे, अगर आप एक प्लेट चावल खा रहे हैं आप आधी प्लेट चावल। तो यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग और डाइट एक इकट्ठा कॉन्सेप्ट हो गया। यस, यू कैन से दैट। वेट लॉस में मदद कितना मिलता है? अच्छा, मैं दोबारा से ये बात कहना चाहूँगी कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, इसको हम वेट लॉस स्ट्रेटजी नहीं कहेंगे, वेट मैनेजमेंट ही होगा। इट्स अ वेट मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अचीव द टारगेट वेट ऑफ मैंने इस अपना वेट जो है वो 10 kgs डाउन कर लिया इन 2 to 3 months, अब मुझे मेंटेन करना है। देखिए, मैं स्पेसिफिक डाइट जो है वो पर लॉन्ग नहीं लेके चल सकती फॉर 1 year और 2 years। अब मुझे कहीं ना वो ब्रेक 2 to 3 months का पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो करने, आइदर कीटो डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, और एनी डाइट फॉलो करने के बाद मुझे दोबारा वेट नॉर्मल डाइट की तरफ आना है। सो उसके अंदर जो वेट मेंटेनेंस के लिए यू कैन हैव द विंडो ऑफ 18, सम डे 16 hours, सम डे 8 hours, सम डेज ऑन वीकेंड। तो इसके अंदर आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज़ के अंदर। और एक फूड फ्रीडम का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप जो खाओ यू शुड ईट एज विद हैप्पीनेस। हम लोगों ने इसको इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया डाइट, इतना क्रैंकी हम लोग हो जाते हैं, इतने हमारे मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो मिल नहीं रहा होता ना जो हम चाहते हैं, हमें वो मिल नहीं रहा और हमारी बॉडी उसकी यूज्ड टू होती है। और फिर जो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में यू जस्ट ईट जो आपका दिल कर रहा है, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की खूबसूरती जिसे कहते हैं। अच्छा, क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट कीटोजेनिक डाइट का भी होता है जिसमें सिर्फ आप फैट्स ले रहे होते हैं, प्रोटीन्स ले रहे होते हैं। इज इट हेल्दी? क्या ये हर बंदे को करनी चाहिए? अच्छा, जो कीटो डाइट है मैं तो इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। कीटो डाइट अगर आप करते हो 100% होती, उसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं कि आप उसको 80% फॉलो करते हो, 90% है, 100% आप कितने उसमें फैट्स डिपेंडिंग अपॉन के फैट की कितनी है। लेकिन कीटो डाइट जो है वो बिल्कुल भी आई डोंट रिकमेंड। आप रिकमेंड नहीं करती, ठीक है। और इसकी बॉडी पे भी बैड इंपैक्ट आता है। वो बहुत फ्रेश डाइट है, उसमें फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली अगर आप फिजिकल एक्टिव भी नहीं है साथ, तो फैट का कंटेंट डाइट के अंदर कीटो में बहुत ज़्यादा होता है। फिजिकल एक्टिव नहीं है तो लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा होने के चांसेस, हार्ट डिजीजेज ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। ऑलवेज गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग में और जो हम अपने रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं, रोज़ा रखना, ज़ाहिर है उसमें तो हमने बिल्कुल कुछ भी खाना पीना नहीं है, लेकिन क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बिल्कुल वैसे है कि इसमें कुछ पानी वगैरह पी सकते हैं, कुछ लिक्विड्स ले सकते हैं, कुछ जूस ले सकते हैं, कुछ और? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो रिलीजियस फास्ट है उसके अंदर तो हम लोग टोटली फॉरबिडन होता है, ऑब्वियसली एज पर रूल्स ऑफ अल्लाह हम लोग वो नहीं लेनी होती चीज़। इसके अंदर आपको जो फ्लूइड्स अलाउड है ना, उसमें आपने कोशिश करनी है, व्हाट आई हैव स्टडीड थ्योरी ये बताती है कि आप फ्लूइड्स इनटेक ले सकते हो। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय क्लाइंट्स और पेशेंट्स, उसमें ये होता है, ये भी जो अल्लाह ताला ने ये सुन्नत थी हमारी या हमें बताया गया रिलीजियसली, पानी से भी इसलिए रोका गया कि जब हम खाली पेट या एम्प्टी स्टमक पानी का इंटेक करेंगे तो हमारे एंजाइम्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। तो अगर हम खाली पेट पानी लेते रहेंगे तो हमें भूख लग जाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने भी हमें रोज़े में पानी से भी रोका है कि ताकि हम भूख लगेगी तो हमें ना वो अगेन वही वाली मूड स्विंग्स आएंगे, ठीक है, खाने को दिल करेगा या हम ज़्यादा खा लेंगे और कंप्लाइंस टूटने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। सो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि डोंट गो फॉर फ्लूइड्स इवन इन फास्टिंग, जितने आवर्स की भी आप कर रहे हो। और अगर फ्लूइड्स लेने भी हैं, गो फॉर द प्लेन वाटर और लेमनेड, नेवर गो फॉर लाइक डिटॉक्स वाटर।
डिटॉक्स वाटर कैन ऑल्सो बी ऑप्शन, लेकिन जिस तरह कॉफ़ीज़ ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, ब्लैक कॉफ़ीज़, टीज़, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि मुझे क्या करें, जीरो कैलोरी हाँ, होती है, उसमें वो इंस्टा पे ऐसी सी वीडियोस आ रही थी, कॉफी ली, लेमन डाला, पिया और बंदा श्रिंक हो गया। हम कहते हैं हम भी होके दिखाएंगे। अच्छा, अपनी बात नहीं की मैंने ना, इनकी बात की। अच्छा, उसमें शुएब ये चीज़ है कि जो कॉफ़ी होती है उसमें कैफीन, जितनी भी ड्रिंक्स हैं दे आर डायूरेटिक्स बेसिकली, तो वो बॉडी से ना वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए एकदम से हमारा बॉडी स्ट्रिक्ट करता है। और टेम्परेरी होता है। हाँ, वो टेम्परेरी होता है, वो तो आपने रीगेन दोबारा से कर लेना है। और उससे ना प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। व्हेन यू गो फॉर लाइक कॉफ़ी और चाय आप ज़्यादा दफ़ा लेते हैं ना, तो उससे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पानी लेंगे। मुझे ब्लैक कॉफ़ी की साइंस समझाएंगे। मुझे तो ये पता चला कि वो जीरो कैलोरी होती है और उससे आपकी भूख भी ख़त्म हो जाती है, तो ये रिकमेंडेड होती है। अगर ये वाले जो क्लेम्स है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऑडियंस को भी क्लियर करना चाहूँगी। येस, हम एक साइड देखते हैं, येस इट इज़ जीरो कैलोरिक बट इट इज़ डायूरेटिक टू। ये मार्केट की जो स्ट्रैटेजीज है ना कस्टमर को ग्रैब करने की, ये सारी चीज़ें होती, वो जीरो कैलोरिक है, ठीक है, आपने बिल्कुल, लेकिन हाफ इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड हाफ इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन। सो हाफ इन्फॉर्मेशन ये कि इट्स अ डायूरेटिक, तो वो अगर जीरो कैलोरिक आपको कोई गेन नहीं करवाएगी, इट्स अ जीरो, लेकिन वो जो आपका बाकी साइड इफेक्ट्स है ना, जिस तरह वाटर ड्रेन कर देगी, आपका स्किन आपकी जो है ना बिल्कुल डल हो जाएगी, रिफ्रेशनेस है क्योंकि वाटर ने होल्ड किया हुआ है आपकी स्किन को, ठीक है, जो फ्रेशनेस है, अब जितना ज़्यादा पानी पीते हो, जैसे वो डायूरेटिक, वो होते हैं डाइट से आपके वो कहते हैं बहुत ज़्यादा, जिसे चेहरे की रौनक खत्म हो गई, सबसे पहले रौनक ही जाती है। कहते हैं डाइट कीती है जी, हल्के पै गए ने। यस, वो ये कॉफ़ी और जो कैफीन ड्रिंक्स है ना रिच, ये बहुत ठीक है। अब बताएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ एक्सरसाइज का पैटर्न क्या होना चाहिए, किस वक्त एक्सरसाइज और कितनी एक्सरसाइज? ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज का बेस्ट ये होगा कि अगर आप वेट मैनेजमेंट के लिए कर रहे हो, तो जब आप एम्प्टी स्टमक, तो आप जिस भी आपकी जो विंडो आपकी जिसमें आप फास्टिंग विंडो है उसके अंदर करोगे, जिसमें ईटिंग विंडो है उसके अंदर नहीं आप करोगे एक्सरसाइज। जो फास्टिंग विंडो है उसके अंदर जाहिर बात है पहले ही मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा किक स्टार्ट मिला होता है, तो एक्सरसाइज से और मिल जाता है, तो वो जो एक बर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। और कौन सी एक्सरसाइजेज रिकमेंडेड हैं खाली पेट? अच्छा, खाली पेट आपने बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, जस्ट वार्म अप के लिए आप लेयर वॉक कर सकते हैं, और लेयर वॉक, और अगर आपने जिम जाना भी है या ट्रेडमिल यूज़ भी करनी है, एरोबिक्स जो है की जा सकती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे ना इन स्टेट ऑफ फास्टिंग, प्योरीफिकेशन पहले ही हो रही है बॉडी की, तो इनहेल एक्सहेल, डीप ब्रीदिंग, ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर आ रही है, तो वो एक होलसम प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डाइट को लेकर या इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर हम बात करें, वेट मैनेजमेंट की जब हम बात करें, जनरली हम ये देखते हैं, अच्छा जी अब शादी होने वाली है, चलो जी अभी हम एक क्रैश कोर्स कर लेते हैं। अच्छा जी अब बेबी हुआ है, अब वजन बढ़ा, चलो जी एक क्रैश कोर्स कर लेते हैं। साहब हैं, वजन बढ़ा, उन्होंने कहा चलो जी एक क्रैश कोर्स कर लेते हैं। तो वो बिल्कुल ना इस एज ब्रैकेट के साथ इसको एसोसिएट किया गया। लेकिन वो जो एल्डरली पॉपुलेशन है हमारी, अगर हम अपनी माओ की बात करें, डायबिटिक भी हैं, उनको और भी इशू होगा, हो सकता है उनका यूरिक एसिड भी बढ़ा हो, ऐसी खवातीन के लिए क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंडेड होती है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर जो यूरिक एसिड का आपने बात की है ना, जितना ज़्यादा फास्ट हम ज़्यादा देर के लिए करेंगे ना, अगर बॉडी को प्रोटीन्स नहीं मिल रही, तो अगर हम फास्ट ज़्यादा करते रहेंगे, ज़्यादा आवर्स का, इतना कि बॉडी हमारी, जिसे हम स्टारवेशन कहते हैं, वो फास्ट नहीं होता, वो स्टारवेशन होता है, भूखा रहना होता है। तो वो बॉडी जो है वो अपनी प्रोटीन को डिजनरेट करना स्टार्ट कर देती है, और ब्लड के अंदर जो है ना वो यूरिक एसिड और यूरिक की प्रोटीन की जो बाकी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में ब्लड के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ज़्यादा, इसलिए जो यूरिक एसिड जिन क्लाइंट्स का ज़्यादा है, आई वुड नॉट रिकमेंड कि वो फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएं। जस्ट गो फॉर द मेडिकेशन फर्स्ट एंड अपना यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज के अंदर लेके आएँ, देन गो फॉर द इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो खाना पीना तो अपना इतना अच्छा नहीं रखते, क्योंकि वो डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक मल्टीविटामिन्स खुद से स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि इससे हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी, खाना नहीं भी खाएंगे, खैर है। क्या मल्टीविटामिन्स लेनी चाहिए हर किसी को? नहीं, ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि कुछ नहीं, अभी हमारी डाइट आजकल नहीं ठीक चल रही, तो यू नो कि यू कैन हैव अ 1 टैबलेट इन द मॉर्निंग एंड यू कैन हैव लाइक एनर्जी ऑफ अ बीस्ट और दैट काइंड ऑफ अ थिंग। इस तरह करके कुछ भी चीज़ नहीं होती है। सबसे, और सिर्फ हम यही क्यों सोचते हैं कि ये हमारे अंदर डेफिशिएंसी है, वो अक्सर जब हम लैब इन्वेस्टिगेशंस और ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, वो हम एक्स्ट्रा जो टैबलेट्स ले रहे हैं, तो उससे टॉक्सिसिटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं रादर देन कि वो डेफिशिएंसीज को कवर कर रहे होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि वो खाते हैं लेकिन एनर्जी लेवल उतना ही होता है, उनको फ़र्क नहीं आ रहा होता, तो उससे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत होते हैं। हम लोगों के जितने भी पेशेंट्स हैं, हम लोगों तो रिसर्च वर्क और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो कैल्शियम की हम लोग
कैल्शियम सी इफ आई कैन मेंशन, तो वो एक सप्लीमेंट है जो ऑरेंज यू नो वो कॉमन है जी, इट्स कॉमन, वो कुछ नहीं तो यू नो बच्चों को भी वो इस तरह के, हालांकि अच्छा बच्चों को देना कितना खतरनाक हो जाता है, खतरनाक है वो चीज, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस दैट। गलती से मेरी बेटी ने पी लिया था, इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। और वो पेशेंट्स वो मेरे साथ ये एक पेशेंट के साथ छोटा सा मैं आपको वाकया सुनाती हूँ कि उनकी वो यूज़ कर रहे थे ना वो बच्चों को कि वो ऑरेंज जूस के फॉर्म में वो देना चाह रहे थे। भाई आप पहले उनके टेस्ट तो करवाओ, और कैल्शियम अगर हम ज़्यादा लेंगे तो वो स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यू नो अब कैल्शियम नॉर्मल है, क्यों ले रहे हो भाई? चेक करवाया नहीं यार, तुक्कों पे ले जा रहे हैं। चेक करने से पहले जो साथ विटामिन डी है, हाँ वो चाहिए होता है, लेकिन साथ से विटामिन डी लेना, फिर हम सप्लीमेंट साथ में वो जो और बी कॉम्प्लेक्स भी वो कॉमन जो मिल रहे हैं मार्केट में, और जो कोविड में हुआ ही है हाँ प्रिस्क्रिप्शन में दवाई के साथ लाजमी ऐड था वो बिल्कुल हर बंदे ने मल्टीविटामिन्स, विटामिन डी और विटामिन सी, ये तो अन्य वाह खाया है ना, क्योंकि वो ट्रायल्स कोरोना फर्स्ट टाइम आया, ठीक है, वो बाकी भी ट्रायल्स सारे चले, अब थोड़ी सी स्टडीज आएंगी। अच्छा सरिश, हर बंदा वेट कम करना चाहता है जो देखने में थोड़ा बल्की है, हेल्दी है, एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है ना, क्या हर इंसान को वेट कम करना चाहिए जो देखने में बल्कि लगता है, या हो सकता है कि उसकी ज़रूरत वेट लॉस ना हो, उसको कोई और हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा हो, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत हो? क्या किसी को खुद से कोई डाइट फॉलो करनी चाहिए, लाजमी डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए? अच्छा, इसमें जो चीज़ मैं रिकमेंड करती हूँ कि इफ़ यू आर हैप्पी विद योर ओन वेट, डोंट गो फॉर कि लोग अभी क्या कह रहे हैं, ठीक है। इफ़ आई एम हैप्पी विद 1 to 2 kgs, ये जो ब्रैकेट हम लोगों ने बना ली है ना कि इतनी से इतनी ब्रैकेट में, हु मेड दैट रूल्स? बीएमआई की बात कर रही हैं? हाँ, बीएमआई की बात कर रही हैं? बीएमआई की, अच्छा अगर बीएमआई अगर हम निकालते हैं, ये बहुत एक उसकी जो ब्रैकेट है ना वो काफ़ी अच्छी ब्रॉड है, अच्छी खासी ब्रॉड है, तो हमें थोड़ा सा मार्जिन मिल भी जाता है, ठीक है। तो वो हेल्थ वाइज इशू बीएमआई के हिसाब से नहीं होंगे अगर आप नॉर्मल रेंज के अंदर आते हैं, लेकिन एक लुक वाइज जिस तरह आजकल वो सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज का इशू आ रहा है, इफ यू आर हैप्पी विद योर ओन वेट, embrace yourself जी, the bottom line is embrace yourself. Let's suppose कि अगर मेरा वेट इतना है जो डिजायरेबल है, लेकिन मैं स्किनी दिखना चाहती हूँ, क्या मैं हर सूरत वेट कम करूँ तो मेरी सेहत के मसाइल शुरू नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, ये देखिए हमारे आप खुद से नहीं, जो सेल्फ प्रिस्क्राइब डाइट्स होती हैं वो या किसी से सुन के आप वो फॉलो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली यू कंसल्ट योर मेडिकल कंसल्टेंट या न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन अंडर सुपरविजन जो है वो आप करेंगे, क्योंकि हर बॉडी की अपनी डिमांड्स होती हैं। बिल्कुल, इसलिए कस्टमाइज्ड प्लान होना चाहिए, नहीं कि वो जी फुप्पो की बेटी ने किया था वो दिखती है बड़ी स्मार्ट सी, एक नुस्खा सर्कुलेट हो पूरी फैमिली, पूरे खानदान में सर्कुलेट पे पता चलता है कि इसको तो किडनी में स्टोन्स निकल आए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, नाज़रीन वापस आएंगे, साथ रहिए। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार? देखिए चौथा सुतून, जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर।
वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक थोड़ी सी बात हमने की थी इंटरमीडिएट फास्टिंग की, वो भी हेल्थ से जुड़ा एक मामला है और हेल्थ की मजीद बात करते हैं। हेल्थ फॉर ऑल, ये जो कॉन्सेप्ट है ज़ाहिर इस पर खासी बात भी होती है। आजकल अगर किसी मॉल में आप जाएं या किसी ऐसे पब्लिक स्पॉट पर जाएं तो वहाँ पर आपको ऐसे सेटअप्स नज़र आते हैं, ऐसे कैंप्स नज़र आते हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोस्टिक हो रहा होता है, लोगों के टेस्ट हो रहे होते हैं, बेस लाइन टेस्ट होता है। ये बड़ा ज़रूरी है चूँकि हम इसको इग्नोर करते हैं। जब मालूम हो जाए अच्छा ये मसला है, आपको ये डिफिशेंसी है या ये इशू है, तो आप उसको हल करने की तरफ बढ़ते हैं। इसी मामले पर आज हम बात करेंगे और इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का जिक्र भी करेंगे। और डॉक्टर अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल एक एफिलिएटेड हॉस्पिटल है, 17 मील बाराकहू में ये है, और किस तरह से ये इन कैंप्स का इनेकाद कर रहा है, इस पर बात करने के साथ साथ आजकल जो बच्चे मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या वो खुश हैं टेस्ट वाले मामलात पे। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले हमने सलमा जिक्र भी किया था, बच्चे इतना खुश नहीं थे, थोड़े से नाराज थे उन टेस्टिंग पैटर्न्स को लेकर। कुछ चेंजेस जो हुई थी, तो इस सब पर बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के एमडी यासिर खान न्याजी साहब ने में ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। जानना चाहेंगे सबसे पहले, बच्चे तो राजी नहीं हैं, बच्चे कहते हैं कि हमारी मंशा के मुताबिक मामला नहीं हो रहे एडमिशन प्रोसेस के, बिकॉज ज़ाहिर है अभी एट दिस पॉइंट एडमिशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं मेडिकल के, एमबीबीएस के और बीडीएस के। क्या इश्यूज हैं, क्या हो रहा है और किस तरह इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है, इसकी कितनी कैपेसिटी है? देखिए जी, बच्चों का जो गिला है वो बिल्कुल नाजायज़ भी नहीं है। ठीक है, यानी हालात इस तरीके से हैं कि कुछ पिछले चंद सालों से मुसलसल एडमिशन पॉलिसीज़ में तजुर्बे और तजदीद और क्या नाम है चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं एक अनसर्टेनिटी के माहौल में हैं। उनको जब वो एफएससी का एग्ज़ाम दे लेते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि इस साल क्राइटेरिया क्या होगा, तो वो प्रिपरेशन वो उस तरीके से नहीं कर सकते। और यही हुआ इस साल भी, जो एडमिशन टेस्ट एमडी कैट लिया उसमें इतना अभाम मौजूद था स्टूडेंट्स का और उसका इतना डिले हुआ कि जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो को सफ़र करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोसेस है वो शुरू हो गया और आगे चला और हमने इसको आगे लेकर चलना है। इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इस लिहाज से हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम जो उन मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हम जल्द अज जल्द क्लासेस हम शुरू करें, क्योंकि क्लासेस भी ऑलरेडी इस साल ताख़ीर का शिकार हैं। जो सेशन जनवरी के शुरू में शुरू होता है वो अभी तक नहीं शुरू हुआ, जिसकी वजह से एक और इस्तराब और एक जो है वो पाया जाता है। एडमिशन पे भी नाराजगी थी स्टूडेंट्स की और एक वो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम पे भी थी कि वो चाहते थे कि हमें दोबारा एग्जाम ना देना पड़े। जी हाँ, वो तो इस नई गवर्नमेंट ने आके एक एग्जाम लिया इनको वो कैंसिल कर दिया। अब नया पीएमडीसी रूल आ गया। वो ही बात है कि हमारी जो फ्रीक्वेंट चेंजेस पॉलिसीज़ होती हैं कि 2 साल तक नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम था, अब नहीं है, पहले नहीं था, और इसी वजह से जो है ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के पाकिस्तान के अंदर बल्कि हमारे जो डॉक्टर्स जो दुनिया में माने जाते थे उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठाना शुरू हो गया, क्योंकि उनको नहीं पता कि किस रेगुलेशन के तहत उन्होंने हमारे स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना है। तो इसलिए कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उससे मैच्योरिटी आती है। जो तालीमी होता है वो एक तका का प्रोसेस होता है, उसमें रेवोल्यूशनरी स्टेप्स आप नहीं ले सकते, एवोल्यूशनरी लेते हैं। और एक इंस्टीट्यूशन को मैच्योर होने में वक्त लगता है, यानी इंस्टीट्यूशन ये नहीं कि आज खोलें कल वो एक क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि एक साइकिल्स थ्रू ऑफ साइकिल फैकल्टी डेवलपमेंट की, स्टूडेंट डेवलपमेंट की, करिकुलम डेवलपमेंट की उसकी होती है। लेकिन यासिर साहब, हम ये सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि मार्केट में इतनी स्पेस नहीं होती जितना हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रेन ड्रेन का सिलसिला शुरू होता है, फिर हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, रास्ते ये एक बहुत शदीद गलत फहमी है। पाकिस्तान में डॉक्टरों की और हेल्थ केयर वर्कर ओवरऑल की पॉपुलेशन रेशो के लिहाज से बेहद कमी है। हम तो शहरों में चूंकि रहते हैं तो हमें वो नज़र आता है कि ऊपर सैचुरेशन, लेकिन चूंकि हम ज़रा मोटरवे से और जीटी रोड से उतर के देखें तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि कितनी हमें अच्छे डॉक्टर्स की और क्वालिटी डॉक्टर्स की वो है की ज़रूरत है। अभी भी जो हमारा रेशो है उसके लिहाज से हम 3 गुना पीछे हैं जो WHO के प्रिस्क्राइब्ड है। और जब अगर ये तो सिर्फ डॉक्टर्स की बात है, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर्स नर्सिंग को ले लें, अब हमारी हॉस्पिटल में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्वालिफाइड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ है, जिसकी कमी कोई 10 गुना कमी है, प्रिस्क्राइब्ड जो 10 गुना कमी है जी।
और हमें इसकी अशद ज़रूरत है, और ना सिर्फ क्वांटिटी की ज़रूरत है, क्वालिटी की ज़रूरत है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है सर? कितने पेशेंट्स के अगेंस्ट कितने डॉक्टर्स एंड कितने नर्सेस? देखिए जी, ओवरऑल जो होता है कि इट्स फॉर एवरी 1000 यू नीड टू हैव 25 हेल्थ केयर वर्कर रेशियो। ओके, और हमारे पास क्या है? पाकिस्तान इज ऑपरेटिंग अराउंड 7 to 8%, 8 पर 1000 पीपल। तो ये जो रेशियो है ये तकरीबन 3 गुना हमें 3 गुना के लिहाज से जो वहीं से फिगर आता है कि हम इतनी हमारी डेफिशिएंसी है। फिर ये है कि स्पेशलाइजेशन की, कोविड ने हमें दिखाया कि जी हमारे पास वीरोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट, हमारे पास वीरोलॉजिस्ट, इनकी कितनी शदीद कमी थी। और इसीलिए जो है, लेकिन ये चीज़ भी माननी चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स बड़े रिजिलियंट डॉक्टर्स हैं, नो डाउट, दे फ्रंट लाइन वॉरियर्स। बिल्कुल जी, वो आके क्राइसिस में हमारे डॉक्टर्स तरीके से जिस तरीके से शाइन किया। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हैड द लोएस्ट मोर्टेलिटी इन कोविड रेट अक्रॉस द ग्लोब, और दुनिया ने इसको रिकग्नाइज भी किया कि हमने कोविड को कितनी अच्छी तरीके से मैनेज किया, और ख़ास तौर पे वैक्सीनेशन को भी। लेकिन हमें इसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, हमें टेक्नोलॉजी को लाने की ज़रूरत है, हमें मॉडर्न उसमें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब दुनिया में आ गई है, रोबोटिक्स आ गई है, जिसमें अभी भी हम बहुत पीछे हैं। और कथा कलामी की माजत इस वक्त नाज़रीन को बरह रास्त हम लेकर जाएंगे एडेड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, जहाँ पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और वो इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी है, तो लिहाजा बड़ी खुशी हुई मैं यहाँ आया और आपसे मुलाकात हुई, और आपकी चीज़ें देखकर मेरा जो प्रोग्रेस माशाल्लाह आप कर रहे हैं, तो उसमें मुझे फ़ख्र भी है इस बात पर कि पाकिस्तान के अंदर ये कोशिशें जारी हैं। असल में बहुत सारी जगहों पर हम पीछे रह गए, मगर ये कुछ जगहों पर आइसोलेटेड अंदाज से जब प्रोग्रेस नज़र आती है तो बहुत खुशी भी होती है। असल मसला जो है वो है क्या, इंसान हमेशा से अपनी ग़िज़ा की तलाश में रहता था, और एक ज़माने में हंटर गैदरर था, वो निकलता था और जो मिल गया रास्ते में वो उठा लिया और खा लिया और देखता रहा। फिर फार्मिंग की तरफ आया, और फिर डोमेस्टिकेट किया उसने एनिमल्स को भी, फिर वीट की तरफ, चिकन की तरफ। ये चीज़ें ये इर्तिकाई एतबार से होती रहीं, और पॉपुलेशन बढ़ती रही। जितना उसने ग़िज़ा को सिक्योर किया उतनी पॉपुलेशन बढ़ी, जितनी बीमारियों को रोका उतनी पॉपुलेशन बढ़ी। मगर एक कैफियत ये थी कि जब पॉपुलेशन बढ़ती थी तो बीमारियों पर जितना कंट्रोल था तो वो कभी नहीं होता था। कभी वबाओं ने लाखों करोड़ों लोगों को मार भी दिया, ब्लैक प्लेग था, बहुत कुछ था। तो एक माल्थूसियन फ़लसफ़ा था माल्थूस का कि ग़िज़ा बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बीमारी आती है, पॉपुलेशन वापस कम हो जाती है। तो ये सिलसिला अगर आप तारीख़ में देखें तो मुसलसल चलता रहा, यहाँ तक कि नई दुनिया से, जिसको हम अमेरिकाज़ कहते हैं, अमेरिका से कुछ क्रॉप्स के अंदर नई क्रॉप्स मिली जो बड़ी न्यूट्रिटिव थी। उसके अंदर आलू, टमाटर, मगर आलू ने बहुत बड़ी चेंज लेकर आया पॉपुलेशन के अंदर। आयरलैंड की अगर स्टेटिस्टिकल एग्जांपल एक मुल्क की देख लें तो जब उन्होंने आलू कल्टीवेशन करना शुरू किया तो पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई। दैट पीक जब प्लेग्स आए तो वो वापस कंट्रोल्स में रही। अच्छा, ये जब इंसान ने अपनी बीमारियों का मुकाबला बेहतर करना शुरू किया तो पॉपुलेशन बूम्स आने लगे। अब पॉपुलेशन का जो फ़लसफ़ा है वो माल्थूसियन अप्रोच से डिफरेंट होकर, एक तो ये हुआ कि लोगों को कहा जाए कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, जो पाकिस्तान का मसला भी है, और एक नई कैफियत दुनिया में देखने में आई, वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था। वो ये था कि जब मईशत कुछ बेहतर हो जाती है तो लोग अपनी औलाद की, तालीम की और सब चीज़ों की जब फ़िक्र करते हैं तो फैमिलीज़ चाहे जिस मज़हब की हों, चाहे जिस मुल्क में हों, तो फिर वो स्टेबलाइज़ होने लगती हैं कि 2 बच्चे या 3 बच्चों पर स्टेबलाइज़ हो जाती हैं। बल्कि इस हद तक कि जिन माशरों के अंदर ज़्यादा तालीम और ज़्यादा तरक्की है, वहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइंस आप देख रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, वहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइंस जा रहे हैं। खैर, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में बढ़ेगी तो आप अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सकें। मगर उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, एक लम्हा और लूँगा
कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन का इशू है अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर नहीं आया, मगर जो पॉपुलेशन का इशू है उसके अंदर एक छुपा हुआ फैक्टर है जो आउट ऑफ द बॉक्स जो मुझको नज़र आया, वो ये कि हमेशा हम ये समझते थे कि उलमा को हमें कन्विंस करना पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग ये वो, यही चलता रहा फोकस। अच्छा, क्या हुआ कि मिस्र, बांग्लादेश, सारे मुसलमान कंट्रीज़ में मैनेजमेंट हो गई, यहाँ हम उसी के पीछे भागते रहे। हम इस नतीजे पर पहुँचे, मैं इस नतीजे पर पहुँचा 1-2 साल के बाद, इस नतीजे पर पहुँचा कि पाकिस्तान के अंदर, जस्ट अ फिगर टू कीप इन माइंड, देयर आर 9 मिलियन प्रेगनेंसीज इन अ ईयर, 9 मिलियन, उसमें से हाफ ऑफ देम आर अनवांटेड। दैट मीन्स अगर उन हाफ तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुँच जाएँ, लॉन्ग टर्म लॉन्ग एक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुँच जाएँ, तो आपका पॉपुलेशन का मैनेजमेंट का मसला तो यूँ हल हो गया ना। एंड योर आउटरीच इज़ ओनली 37%, यानी 37% लेडी हेल्थ वर्कर्स वगैरह ले जाकर आउटरीच उनका सिर्फ 37% है। तो बजाय इसके कि हम इधर उधर नए गाहक तलाश करें, दुकानों के बाहर गाहक मौजूद है, उसको हम केटर नहीं कर रहे और नए गाहक तलाश कर रहे हैं। तो दैट्स जस्ट सम सीड फॉर यू टू थिंक, ये मैं छोड़ना चाहता था। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो नई तरक्की है दुनिया की, उसके अंदर 5, एक तो अबंडेंस है। अबंडेंस क्यों? यानी आप एक तरफ हम ये महसूस करते हैं कि दुनिया के वसाइल को हमने इस अंदाज से इस्तेमाल किया कि अबंडेंस नहीं बल्कि कहत आ रहा है चीज़ों का। और मैं आपसे बिल्कुल एक उलट बात कर रहा हूँ कि देयर इज़ एन अबंडेंस। और आपको मिसाल दूँ, आपकी समझ में आती जाएंगी बातें। मिसाल के तौर पर एनर्जी के अंदर जो सोलर एनर्जी की कॉस्ट है आजकल 3 या 4 सेंट, ये मज़ीद कम होती जाएगी। तो देयर विल बी इन द फ्यूचर देयर विल बी एन अबंडेंस ऑफ क्लीन एनर्जी। इतनी सस्ती एनर्जी हो जाएगी और इतनी अबंडेंट हो जाएगी। सिर्फ वो ट्रांजिशन की कैफियत है कि थर्मल और ग्लोबल वार्मिंग वाले फ्यूल से आप ट्रांजिशन कितने अरसे में करते हैं, एक ये। दूसरा ये कि तालीम की अबंडेंस हो रही है दुनिया में, तालीम की अबंडेंस है। पाकिस्तान पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया? हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सबके मुकाबले में पीछे रह गया, नहीं रहना चाहिए था। तालीम की अबंडेंस, नॉलेज इज़ अवेलेबल, बेसिक नॉलेज, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, उसके ये सब अब क्लाउड में मौजूद है। ये जो फैक्ट्री सिस्टम था ना कि यूनिवर्सिटी में दाखिल करो, 400-500 साल या 1000 साल पुराना सिस्टम है कि पहली में दाखिल किया और 10वीं में ले लिया प्रोडक्ट को, है कन्वेयर टेक्नोलॉजी, ये निकल जाएगी। द नॉलेज इज़ अवेलेबल हियर। हम सिर्फ उस तरफ जा नहीं रहे। और आप जैसे लोग जो एजुकेशन के माहिर हैं, आपने GPT-3 भी सुना होगा, आजकल बड़ी परेशानी का बायस बन गया है आप लोगों के लिए। और अगर आप में से किसी ने चैट GPT-3 चैट को अगर एक्सेस किया हो, मैं कर चुका हूँ, और अगर आप मजमून लिखवाना चाहें तो फटाफट मजमून निकल आएगा। किसके अंदाज का मजमून लिखवाना चाहें, उसके अंदाज का मजमून निकल आएगा। है इस वक्त साइंस और आप लोग डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये चैट GPT-3 से ये मजमून निकला है। तो आपकी एक परेशानी है, दुनिया परेशान है। और पहला तरीक़ा हम क्या अपनाते हैं, हमें जब समझ में नहीं आया ना कि YouTube ये कर रहा है वो कर रहा है, तो हमने बैन कर दिया, है ना, पुराना टूल इस्तेमाल किया। आज हमें समझ में नहीं आ रहा कि ट्विटर ये कर रहा है वो कर रहा है, तो हम पुलिस वाला उसके घर भेज देते हैं। ये तो पुराने टूल्स हैं ना, इनसे ये नई चीज़ें नहीं रुकती। तो ये GPT-3 इज़ अ बिग चैलेंज। इनफैक्ट पिछले कई दिनों से इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के अंदर इसका जिक्र हो रहा है कि आप लोग करेंगे क्या, थीसिस लिखवाएंगे, वो थीसिस वो लिखवा लेगा 2 सेकंड के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। पेपर्स आप देना चाहें तो पेपर्स वो यूँ चर्न आउट करेगा, तो क्या करेंगे। तो दैट समथिंग थिंकिंग प्रोसेस जो मैं आपके पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। मगर मैं आपसे कह रहा था कि एजुकेशन इज़ अबंडेंट, नंबर 1, एनर्जी इज़ अबंडेंट। तीसरे ये कि मेडिसिन के अंदर इलाज कंपेयर टू 10 years ago, 20 years ago इज़ अबंडेंट। और चौथे ये कि एग्रीकल्चर के अंदर बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ आ गई, यहाँ एबंडेंस आ रही है। यहाँ कहत और गुर्बत ग़िज़ा ये ख़त्म होने वाली है? क्यों? और मैं आपको मिसाल दिया, और जहानिया साहब मेरे दोस्त हमेशा ये डिस्कस करते रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर अगर ख़ुद सारी चीज़ें जानता हो, उसका एक्सपीरियंस हो, बड़ा काम का मिनिस्टर है आप हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो मैंने मिसाल दी और देता हूँ, और आप सब तो वाकिफ़ हैं, मगर ले पीपल के लिए बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि नीदरलैंड्स जो पाकिस्तान से बहुत छोटा है, और एक जगह मैं इसकी मुकाबला कर रहा था पाकिस्तान से,
तो मैं कह रहा था बहुत छोटा है, तो नीदरलैंड्स की एम्बेसडर या कौंसल जनरल बैठी थी, उसने कहा जी 19 गुना छोटा है पाकिस्तान से। इट इज़ द सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड टू द वर्ल्ड। अच्छा, लिहाजा दैट गिव्स यू द एग्जाम्पल कि अबंडेंस आ सकती है, और कोई एटॉमिक साइंस नहीं है, ये कोई कॉपीराइटेड साइंस नहीं है एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन फर्दर है। इट इज़ ईजी। बहुत बड़ा अरबों रुपए का, अरबों डॉलर्स की कोई ऐसी साइंस नहीं है कि मिसाल के तौर पर अगर इलाज के अंदर मेडिसिन में जाएं तो भी पेट स्कैन चाहिए, कैट स्कैन चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। एग्रीकल्चर के अंदर यकीनन वॉल्यूम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, मगर फार्मिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट इतना नहीं चाहिए जितना तसव्वुर होता है। मगर एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक पाकिस्तान के हवाले से बड़ा अहम है। पाकिस्तान में वो हर फील्ड में वो ब्लॉक है, उसका भी मैं आपसे जिक्र करूँगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं उससे अगर हम अवेयर नहीं रहते तो नीदरलैंड्स सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर वाज अबंडेंट इन वाटर अंटिल द लास्ट 300 years इट वाज अबंडेंट इन वाटर। पानी निकाला जाता था, पानी को निकासी दी जाती थी। अब इट हैज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, बट विद इन 8 and 9 years उस मुल्क ने अपने आप को एक नए कैफियत के लिए तैयार कर लिया। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्ट मौजूद था। तो लिहाजा और दुनिया की और मिसालें देख लीजिए। चाइना पर यील्ड एकड़ बहुत सारी चीज़ों में, कॉटन वगैरह में, सब चीज़ों में आपसे ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया आपसे ज़्यादा, अमेरिका आपसे ज़्यादा। तो जब आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते तो हर चीज़ में प्रॉब्लम होता है ना। आप लोग इतने पुराने नहीं हैं जितना मैं हूँ। तो मैं जब हॉकी को देखता था तो हॉकी इंडिया पाकिस्तान एक्सपर्ट जनाब ड्रिबलिंग के और टर्फ के और सब कुछ। तो जब रूल्स बदलने लगे, एस्ट्रो टर्फ आए तो हम पीछे ही रह गए, हमारी समझ में नहीं आया क्या हुआ। हम फिटनेस को, फिर हमने फिटनेस को देखना शुरू किया। 15 साल लगे हमारी समझ में आने में कि हॉकी प्लेयर को बहुत ज़्यादा फिट होना चाहिए है। ये जो टाइम लैग है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ नीडेड, ये सबसे अहम टाइम लैग है। इसके अंदर स्मार्ट मिनिस्टर, स्मार्ट लीडरशिप एज वाइस चांसलर्स, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी बड़ी अहमियत है। लिहाजा मुल्क के अंदर भी जब आप सियासत के मैदान में देखें तो स्मार्ट लीडरशिप, फास्ट डिसीजन मेकिंग, पाकिस्तान के अंदर फास्ट डिसीजन मेकिंग का नामो निशान नहीं है। कई साल लगा देते हैं। यार आज जो लोग बिज़नेस करते हैं, शायद अगर यहाँ मौजूद हों, वो कई साल नहीं, वो टेक्नोलॉजी को देखते हैं और अगर महीने में वो शुरू कर सकते हैं, महीने में शुरू करते हैं। यहाँ ख़त जाता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि ये ये जो हेम्प है, हेम्प के अलावा से जनाब इतनी कोशिशें होती रहीं जनाब, वो फाइलें घूमती रहीं हैं। अभी तक कोई खातिर ख्वाह कैफियत नहीं निकली है। और ये जनाब ये हो जाएगा दुनिया में, अभी लीगलाइज हो गई है, स्मार्ट प्रोड्यूसर, स्मार्ट इन्वेस्टर जो है ना, वो उसी विंडो के अंदर काम करके दिखा देता है। अब जनाब इतनी आम हो जाएगी, जब तक आपके फाइलों से फैसले होंगे, इतनी आम हो जाएगी कि फिर आप उस बड़ी मार्केट के अंदर आप कम्पीट नहीं कर सकेंगे। फिर आपका नया रोना शुरू होगा कि जी हम कहाँ कम्पीट करें, इतनी मार्केट चाहिए। तो जो ओरिजिनल अपॉर्चुनिटी है उसको आपने मिस किया। अच्छा, एरिड एग्रीकल्चर के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बड़ी रिसर्च आपने भी की, पाकिस्तान में होती रही। इवन फिश, यानी एंग्रो ने एरिड एरिया के अंदर तलापिया जो फ़िश थाईलैंड की है, उसको उन्होंने खारे पानी के अंदर, जो उनका नीचे से निकल रहा है, खारे पानी के अंदर भी ग्रो करके देखा। तो ये एरिड के अंदर सेम और थोर का मुकाबला करते हुए वो सीड, वो चीज़ जो वहाँ पे ज़्यादा उगे, वो बेहतर है। अच्छा जी, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के साथ एक जो आप लोगों ने डेमॉन्स्ट्रेट किया प्रेसिशन एग्रीकल्चर में, उसमें प्रेसिशन वाटर फीडिंग भी है। अच्छा, जिनको ज़रूरत थी उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। इसराइल को तो बड़ी सख्त ज़रूरत थी, उसने अपने ड्रिप इरिगेशन, बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर ली। इंडिया को बड़ी सख्त ज़रूरत थी कि इतने करोड़ अवाम, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1986 से पैदा कर ली। पाकिस्तान है अभी बहस ही कर रहा है। हर मरतबा जब कहीं पहुंच जाते हैं तो कहते हैं जी पायलट प्रोजेक्ट करें। 5-10 साल पायलट प्रोजेक्ट में गुजारते हैं, फिर नई रिजीम आती वो कहती है फिर मज़ीद पायलट कर लें। फिर कोई मिसाल देता है कि दुनिया में नहीं इस्तेमाल हो रहा। भाई आइसलैंड में कहते हैं कि लोग छतरी नहीं ख़रीदते, तो लिहाजा हम क्यों ख़रीदें। यार आइसलैंड में छतरी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के आप हालात देखें यार, पाकिस्तान के आप हालात देखें। कल परसों के इलेक्शन आपने देखे, बड़े मज़ेदार हुए हैं।
और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए तैयार नहीं। तो लिहाजा ये है पुअर डिसीजन मेकिंग, ये है खौफ, ये है खौफ है। एक तो इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस से निकलने में खौफ, और दूसरे ये कि इस बात का खौफ कि इंजीनियरिंग नहीं हो सकती बहुत सारी चीज़ों की पुराने अंदाज से। तो मैं आपके सामने पानी के हवाले से कह रहा था, ये तो इलेक्शन ऐसे ही आ गया बीच में है? आजकल तो इस चीज़ पर गुफ्तगू भी मना होने वाली है कुछ दिनों में। अच्छा जी, पानी की 158 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान में आता है। अल्लाह ताला बारिश करता है, बर्फ़बारी करता है, सब कुछ, ग्लेशियर मेल्टिंग होती है, और उसके अंदर इट इज़ एबंडेंट अगर हम उसको सही तरह से इस्तेमाल करें। एक अच्छी वाटर पॉलिसी है पाकिस्तान की जो अप्रूव हो गई, फ़िलहाल वही मंजूर 2017 के ज़माने में मंजूर हुई, कि अच्छी वाटर पॉलिसी है कि वाटर प्राइसिंग की जाए, वाटर मैनेजमेंट की जाए, वाटर कंट्रोल्स किए जाए। ये फ्लड इरिगेशन से हटकर जो चीज़ें आप प्रमोट कर रहे हैं वो हों। मगर है क्या मसला, ये है जो ड्रॉबैक है वो क्या है। आपको मैं एक थिंक टैंक तस्वुर करता हूँ, इतने पाकिस्तान में परफेक्ट थिंक टैंक्स हैं, बेहतरीन मशवरा दे रहे हैं। आपका मशवरा बेहतरीन मशवरा है। मैं तो कल परसों मैं किसी जगह गया थिंक टैंक में, तो मैंने कहा जी मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अब थिंकिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, अब डूइंग की ज़रूरत है। तो टू डू टैंक होना चाहिए, कोई टू डू टैंक हो, भाई ये करेंगे। अच्छा, टू डू टैंक में कौन आता है? टू डू टैंक में जनाब इलेक्टेड लोग आते हैं। अच्छा, और इलेक्टेड लोगों का हाल ये है कि वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गटर पानी की फ़िक्र करते हैं, जो काम होने हैं उसके अंदर वो आराम से चलते हैं, बड़े बड़े इदारे। तो अच्छा, अब आपके यहाँ जो मैं समझता हूँ लैग क्या है, लैग को अगर आप लोग ओवरकम करें, जो मैं कह रहा था ब्लॉकेड है। ब्लॉकेड ये है कि जी ये सारा आपका सिस्टम एक क्लोज सर्किट है। वो ये है कि आपने नज़र आपकी थी सेंसर, ओरिजिनली आपने देखा कि जी ये हुआ तो ये क्रॉप अच्छी हो गई, या ये हुआ, मिट्टी उठाकर देखिए, आपने कहा ये तो सूखा हुआ है, भाई पानी दो, हैं। अच्छा, उसी डेटा की बुनियाद पर आप एनालिसिस करते थे। अब आपके पास सेंसर्स हैं, दैट्स हाउ यू स्टार्ट। उस सेंसर्स की बुनियाद पर डेटा है, और इतना डेटा है कि कोई हद और हिसाब नहीं। पाकिस्तान के पास भी इतना डेटा है। हमने कोविड में इस्तेमाल करके देख लिया कि मेरे पास भी टाइम कम हो गया है। तो सेंसर्स लीडिंग टू डेटा लीडिंग टू एनालिसिस, जो आप अपने जहन में करते थे, अब एनालिटिक्स हैं, जो आपके जहन में डेटा अगर 5 GB के करीब आता है इस दिमाग के अंदर, तो मिलियंस ऑफ गीगाबाइट का डेटा जो है वो अब एनालिटिक्स के ज़रिए होता है। उस एनालिटिक्स की बुनियाद पर अब आप आउटपुट देते हैं टू द फार्मर और हुएवर इज़ मेकिंग द डिसीजन। उस आउटपुट की बुनियाद पर वो डिसीजन करता है, एंड देन दिस सर्किट स्टार्ट्स अगेन। दिस इज़ व्हाट AI इज़ टोटली अबाउट। कोई नई अनोखी बात नहीं। आप सेंसर्स जैसे जैसे इम्प्रूव होते जाएंगे, आप उसको बनाएं, देखें, कॉपी करें। चाइना ने तरक्की ओरिजिनल रिसर्च से कम की, कॉपी से ज़्यादा की। जितना वट एवर इन IT वॉज हैपनिंग, उन्होंने ऐप्स कॉपी करके शुरू कर दिया। कहाँ फेसबुक, कहाँ व्हाट्सएप और कहाँ टिकटॉक। फिर ठीक है ना, मतलब दिस इज़ व्हाट बिगेस्ट एग्जांपल कि यू लुक एट द टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस देख लें, फिर अपने एतबार से आइडिया टेक्नोलॉजी के एतबार से उसी टेक्नोलॉजी में आइडिया डालें। अच्छा जी, तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये देखा कि इतना अच्छे आपके ख्यालात, और जैसे जैसे आप चीज़ें बनाएंगे, अगर फार्मर उसको 15 साल में अपनाएगा तो पाकिस्तान का कितना नुकसान है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये जहानिया साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपकी गवर्नमेंट आए, इंशाल्लाह कोई और आए। मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दिल की बात नहीं कर सकता। आईनी तौर पर पाबंदी है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे अहम चीज़ ये है कि फार्मर को इंफॉर्मेशन का एक सैलाब उस तक पहुँचाएं, हैं, मोटिवेट करें। लोग कहते हैं कि फार्मर जो है ना वो देखता है, सुनता नहीं है। वो बराबर के फार्म में जब चीज़ बेहतर होती नज़र आएगी तब वो अडॉप्ट करेगा, वो सुनेगा नहीं टेक्नोलॉजी वगैरह। मगर ये अब आपका काम है टू सेल दिस गुड है। तो सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक है वो यही है।
और आखिर में मैं आपने मईशत का जिक्र किया, सब चीज़ों का जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदारी के साथ, अब बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट हो रही हैं इसी वजह से कि एक लड़ाई झगड़ा, एक कैफियत, अजीब सी कैफियत है, मगर जहन में रखिए आपकी ज़िम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ फार्मर बन जाएं, वोट भी आपके पास है। आपकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन ज़रूर कराएं, इलेक्शन ज़रूर हों, अकॉर्डिंग टू द आइन हों, और आप अच्छे लोगों को का इंतखाब करें। कोई देर नहीं लगती, यही पाकिस्तान एक मजबूत क़ुव्वत बन जाएगा 5-10 साल में, डिपेंडिंग ऑन यू। द ओनस इज़ नॉट ऑन लीडरशिप, द ओनस इज़ ऑन यू, बिकॉज यू क्रिएट लीडर्स। सो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तकरीब से खिताब कर रहे थे और आखिर में उन्होंने इलेक्शन से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए और अवाम का ज़ाहिर हक है वो किस तरह से इंतखाब करते हैं। हम बात इससे पहले कर रहे थे सेहत से मुतालिक, और हम इससे मुतालिक गुफ्तगू हमने एक तो मेडिकल कॉलेज से एडमिशन से मुतालिक की, लेकिन जिस तरह हमने तुमहीद बांधी थी और हमने कहा था कि आजकल मुख्तलिफ जगहों पर हम कैंप्स लगे देखते हैं, और ये जो फ्री कैंप्स का लगाना और डायग्नोस्टिक का होना कितना अहम होता है। यासिर खान साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, जानना चाहता हूँ कि अभी हम अगर मॉल्स में भी जाएँ तो वहाँ पे कैंप्स लगाए हुए हैं आपके हॉस्पिटल की तरफ से, क्या मकसद है, कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, कितने कैंप्स हैं, कौन से टेस्ट हो रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए जी, कैंप्स का हमारा जो इरादा है वो एक अवेयरनेस कैंपेन है, राइट, कि जितने लोग को तदारुक होगा सेहत के बारे में और अपने ख्याल रखने में, तो उसी तरीके से उतना ही बेहतर वो करेंगे। सही। हमारा ऑल्दो हम एक अस्पताल चलाते हैं, लेकिन हमारा खुलिया है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। कि हम अगर बीमारी से जितना दूर रहेंगे तो उतना बेहतर है, कम खर्चा होगा, अस्पताल नहीं आना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। तो ये हमारे जो ये कैंप्स का सिलसिला है, जो हम मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स के अंदर मुख्तलिफ जो अवामी मराकज़ हैं उसके अंदर हम ये लगा रहे हैं। जी, गाँव शहर में नहीं लगाते? जी लगाते हैं, वहाँ पे भी हम हमारे 2 टीमें हैं जो कम्युनिटीज़ में भी जाती हैं और हम मराकज़ में भी जाते हैं, और उसमें यही है कि लोगों के अंदर जितनी भी ज़्यादा सेहत के बारे में अवेयरनेस करें। आपने उसी में डायग्नोस्टिक इज़ ए टूल। आपके पहले भी आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे कि विटामिन पहले जज कर लीजिए और फिर वो करें, तो डायग्नोस्टिक इज़ ए टूल। फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, जिसे अगर आप अपना फ्रीक्वेंट टेस्ट करवाते रहें और अपने चेकअप करवाते रहें, तो आपको एक ये है कि एक पैटर्न आपको नज़र आएगा अपनी सेहत के बारे में। आपको एक जो है ना एक गैज जिसे कहते हैं कि आपको पता चलेगा कि आपकी सेहत इस वक्त कहाँ पर है और आपको किस किस्म की प्रिवेंशन या किस किस्म की इंटरवेंशन करनी है। अच्छा। तो इसलिए जो है डायग्नोस्टिक इसलिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हो रही है, और उसकी एक्सेसिबिलिटी लोगों के लिए उसको आसान बनाना, उसको अप्रोच करना, जिसमें अब होम केयर डायग्नोस्टिक टूल्स बहुत आ रहे हैं शुगर के निस्बत और डायबिटीज़ के। और यही है कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप एक बीपी प्रैक्टिस घर में रख लें, अपना बीपी चेक करते रहें, अपना शुगर चेक करते रहें जब आप एक क्रिटिकल स्टेज में जाते हैं। और एक और तरीका ये होता है कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है अगर उसका डायग्नोसिस जल्दी वक्त पर हो जाए। कैंसर के बारे में भी हम हमेशा ये कहते हैं कि कैंसर ला इलाज नहीं है अगर वो अर्ली डिटेक्शन हो। इवन एड्स ला इलाज नहीं है, वो है। अब हर बीमारी का इलाज है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम डायग्नोसिस को और उसको बिल्कुल आखिर तक रखते हैं, और जब तक हमारे पर बीमारी हावी नहीं हो जाती उस वक्त तक हम डॉक्टर या अपनी क्या नाम है जो है डायग्नोसिस या अपनी टेस्ट नहीं करवाते। महंगा है डायग्नोस्टिक, इसलिए ऐसा होता है? महंगा यानी इस वक्त जो है इसमें बेशक के आम इंसान के अप्रोच में है, लेकिन अगर आप उसको ट्रीटमेंट के मुकाबले में देखा जाए कि अगर खुदा ना खास्ता खर्च होगा और जो आपकी बीमारी की वजह से आपका फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब होगा, जब जॉब पे नहीं जा सकेंगे, एक अटेंडेंट आपके साथ होगा, उस सब की निस्बत डायग्नोस्टिक उस निस्बतन फिर लेकिन कभी टेस्ट कराने के बाद बंदा ये भी तो सोचता है ओहो ये तो ठीक आ गया। हाँ, ये बड़ा मसला है पाकिस्तानियों का। देखिए ना, जो फिर खुशी मनाने की बात होती है ना उसमें, फिर आप और करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जी शुगर कंट्रोल में है तो इसका मतलब है कि आप जाके मिठाई की दुकान से 1 किलो मिठाई कंट्रोल नहीं है, वो कौन सा नहीं जाते एग्जैक्टली। लेकिन जो है ना, इसलिए अगर हम
ओवरऑल हेल्थ केयर कॉस्ट के अंदर देखें तो डायग्नोस्टिक की निस्बतन प्रोपोर्शनली कॉस्ट बहुत कम है कि खुदा ना खास्ता अगर मजबूरन आपको कभी ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल में जाना पड़े, वहाँ पर आपकी, जैसे आपने जिक्र किया कि सिर्फ उसमें आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट नहीं है, इकोनॉमिकल कॉस्ट भी है, फैमिली की साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी है, और आप इन सबको इकट्ठा करें तो डायग्नोस्टिक कॉस्ट इस वक्त उसके मुकाबले में बिल्कुल ना हो। अभी सर जो आप और आपका इदारा जो अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगा रहे हैं, उसमें क्या क्या ऑफर किया जाता है, किन चीज़ों से मुतालिक शहरियों को गाइड किया जाता है? देखिए जी, उसमें हम एक वो जनरल कैंप होता है, उसमें हम ओवरऑल एक सेहत के बारे में अवेयरनेस देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारी लोगों के ऊपर होती है फोकस किया जाता है वो ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, चूँकि ब्लड प्रेशर स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, उसके ऊपर हम ब्लड और हमारे जो है हाइपरटेंशन कंट्रोल, डायबिटीज़ कंट्रोल। हाँ, फिर ये है कि सेल्फ डायग्नोसिस के ऊपर कि जी अगर आपने सेल्फ डायग्नोसिस कैसे करनी है, वेट और न्यूट्रिशन के बारे में, बच्चों की क्या नाम है न्यूट्रिशन के बारे में तदारुक और अवेयरनेस क्रिएट करना, तो इन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। यानी बच्चों के बारे में आजकल लोगों की बड़ी इंटरेस्ट है कि उनके न्यूट्रिशन, उनकी ग्रोथ, उनकी ना सिर्फ फिज़िकल बल्कि मेंटल ग्रोथ भी जो है उसके ऊपर, तो हम हर किस्म की उनको वहाँ पे हमारे हर किस्म के स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं जो वहाँ पर। क्या होती है इन कैंप्स की? जी यूजुअली तो हम सुबह जब से मरकज़ खुलता है जी लेकर जब तक बंद होता है करके, और कहाँ पे इस्लामाबाद में कैंप्स? जी इस वक्त हमने सेंटोरस में लगाया, हमने सफ़ा गोल्ड मॉल में लगाया, हमने F7 मरकज़ में लगाया, अब हमारा अगला F10 मरकज़ के अंदर आ रहा है और वो है, और इसी तरीके से हम स्कूल्स के अंदर भी ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हमारी मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो स्कूल्स में जाके मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर, वो इतना जेनेरिक नहीं होगा। फिर और ये आपके स्टूडेंट्स होते हैं जो अवेयरनेस दे रहे होते हैं या उसमें सर्टिफाइड डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं? स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स और हमारे स्टूडेंट्स मिलकर ये कैंप होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का हजूम होता है तो उनको वो करने के लिए, जैसे अब बेसिक टेस्टिंग तो हमारी स्टूडेंट्स भी कर रहे होते हैं, वो असिस्ट कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर में, शुगर टेस्टिंग में और उसमें, और जब किसी को कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। डायग्नोस्टिक्स बहुत अहम है, जब मालूम हो जाए किसी को कि अच्छा ये इशू है तो फिर आप उस पर इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, और जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी हो या किसी मेडिकेशन की तरफ जाना हो या किसी और डॉक्टर के पास जाके उसको देखना हो कि आप क्या करना चाहिए, बड़ा ईजी हो जाता है। तो एक कैंप सर ने बता दिया, मुख्तलिफ मॉल्स में लगाए हुए हैं और अभी F10 में मरकज़ में भी लग जाएगा। नाज़रीन वक्त के ख़त्म, मुलाकात करेंगे कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सॉरी, मुलाकात मंडे को करेंगे, मंडे को मुलाकात करेंगे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।